क्या बोला था? अब देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कुर्नी में कमल खिल गया है और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खैर, चर्चा तो हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे थे और सब अपने अपने दावे और आकलन बिहार तक की स्क्रीन के जरिए सभी वरिष्ठ पत्रकार पेश कर रहे थे। अब किसके दावे में कितना दम है उसकी पड़ताल अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि नतीजे आ गए हैं और किसने क्या दावा किया था वो हमें याद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संतोष सिंह जी से। संतोष सिंह जी, क्या लग रहा है? आपने कहा था कि 10,000 वोटों से बीजेपी जीत रही है और जब नतीजे आए तो अमूमन लग रहा है कि 6-7 हजार वोट कम पड़े लेकिन जीत गई बीजेपी। क्या कहेंगे? देखिए, वो नीलाव फैक्टर के कारण थोड़ा कम हो गया उनका जीत का मार्जिन, नहीं तो वो 10,000 से कम वोट। हम आपको उस बार भी जब बात हो रही थी तो हमने बताया था कि नीतीश के खिलाफ जितनी इनकम्बेंसी और उनका जो महिला वोटर है जितने उनके खिलाफ है उसका असर पड़ेगा। लेकिन वोट के दिन महागठबंधन ने बेहतर बूथ मैनेजमेंट किया, इस वजह से हार का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कम हुआ। और नीलाव फैक्टर भी 1,000-2,000 वोट जो भूमियार का वोट नीलाव को मिला उसका वो जीत के मार्जिन को कम किया। क्योंकि हम ये जो कुडन्नी सीट है वो सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है। 2015 में भी यही कॉम्बिनेशन था, नीतीश और लालू साथ थे तो 11,000 वोट से हारे थे मनोज कुशवाहा। ये अलग बात है कि वही उस तरह का रिजल्ट नहीं आया, हार जीत के अंतर 3400 के करीब रहा। लेकिन कॉम्बिनेशन कुडन्नी का वही है और शहरी मानसिकता का वोटरों की संख्या वहां अत्यधिक है और उसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है। जब 2015 में जब नीतीश कुमार जब अपनी ऊंचाई पर थे, लालू यादव अपनी ऊंचाई पर, तब वो सीट नहीं जीत पाए। तो ये सीट जैसे गोपालगंज और कुडन्नी दोनों एक ही माइंड सेट का सीट है। कुडन्नी गोपालगंज भी 20,000 वोट से जीते थे उस बार। इस बार मार्जिन कम हुआ, यहाँ भी मार्जिन कम हुआ, यही स्थिति रही। लेकिन जीत बीजेपी की होगी ये साफ दिख रहा था। कंस्टिट्यूंसी में घूमने के बाद भी ये समझ में आ रही थी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेंद्र तिवारी जी जो है वो महागठबंधन का झंडा बुलंद किए हुए थे पिछले 2-3 दिन से, लेकिन नतीजे आए तो सर चेहरा थोड़ा आपका उदास लग रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, कोई जीते या हारे। और ना मैंने झंडा बुलंद कर रखा था। मैंने ये कहा था कि कांटे की टक्कर है जिसमें मेरे हिसाब से बढ़त महागठबंधन को है। एग्जैक्टली मैंने ये कहा था। और आप देखिए, आप जो नतीजे आए हैं उनको भी आप लगातार देखिए। 20वें राउंड तक अधिकतर राउंड्स में महागठबंधन आगे रहा और उसके बाद जो 21, 22, 23, 24 राउंड तक शायद हुआ है वहां पर, तो 21वें से चीजें बदलनी शुरू हुई और 24 तक बदल गई। अब इसके पीछे वजह क्या रही? एक तो मुकेश सहनी को जो करना था उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वो काम किया। करीब 10,000 वोट उनको मिले, जो वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का था। ये मैं लगातार पहले से कहता रहा हूं, चाहे वो मल्लाह वोट रहा हो और उसमें से जैसे संतोष जी ने कहा कि 1,000-1,500 शायद भूमियार भी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट था। तो सहनी ने तो पूरी मदद महागठबंधन की जदयू की, लेकिन उसके बावजूद जदयू या महागठबंधन अपनी नैया पार नहीं लगा सका। अब इसको किस तरह से देखा जाए, कैसे देखा जाए? मैं तो बहुत साफ इस तरह से देखता हूं कि कांटे का मामला है आने वाले चुनाव में भी। क्योंकि अगर ये इतना साफ मामला होता, आप ये चुनाव देख लीजिए और इससे पहले का 2020 का चुनाव भी देख लीजिए, जिसमें राजद का कैंडिडेट था। राजद का कैंडिडेट भी ऐसे ही हमें लगता है कुछ 100 वोटों से जीते थे, 700 वोटों से ये जीते। तो यहाँ बहुत कांटे का मामला है और आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स बिहार की, जैसा मुझे पहले लगता था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर पड़ेगी, ऐसा अब इस चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं या मुझे लगता है कि ऐसा कमजोर नहीं पड़ेगी जैसा मुझे लग रहा था। अब ये बात सही है जैसा ने कहा, कुर्नी और गोपालगंज यहाँ की थोड़ा सामाजिक समीकरण भी अलग है और चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरह से चुनाव लड़ा और ये उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए उसके नेताओं। बिल्कुल। राजीव सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, आप बैलेंस रहना चाह रहे थे लेकिन आखिरी मौकों पर लगातार दबाव बनाकर आपको महागठबंधन की तरफ हमारे पिछली चर्चा में झुका दिया गया था। अब जब नतीजे आए हैं तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि बैलेंस रहते तो ठीक रहता, थोड़ी इज्जत जो है बच जाती।
गलती नहीं आप नहीं आप मैं पूरी बताता हूँ। कल आपके साथ सुकन्या बैठे हुए थे, एक पैनल साथी कह रहे थे भाजपा जीतेगी, एक पैनल के साथी कह रहे थे महागठबंधन जीतेगा। मैंने कहा कि देखो अभी पहले नेक टू नेक फाइट है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। मैंने ये कहा था कि महागठबंधन को थोड़ा एज है, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा कि महागठबंधन को थोड़ा एज दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है वो अपनी बातें साथ में उन्होंने जो 2 तारीख को किया था, देखिए 2 तारीख से पहले अगर आप मुझसे पूछती तो मैं कह रहा था कि बीजेपी की चांसेस ज्यादा हैं। 2 को ऐसा लगा कि महागठबंधन तेजस्वी यादव जो है अपनी बात समझाने में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अपनी बात समझाने में सफल हो गए हैं। और आप देखिए इसका कहीं ना कहीं परिणाम भी देखिए, जो गोपालगंज सीट जो है वो वहां पे ओबीसी की पार्टी 12,000 से ज्यादा सीट 12,000 वोट ले आई, लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं समझाने में कामयाब हुए मुसलमानों को कि देखिए आप वोट वेस्ट मत करिए, आप वोट हमें दीजिए। आप देखिए 2-2.5 वोट मिला है वहां पे। तो मैंने ये कहा था कि देखिए नेक टू नेक फाइट है, फाइट नेक टू नेक है, महागठबंधन को एज है कि जो दिख भी रहा था। लेकिन आज देखिए, और मैं ये भी कह रहा हूं, मैं पिछले 1 महीने से लगातार सुकन्या कह रहा हूं, अब आप देखिए आज 2 लोग काफी खुश होंगे। एक तो भाजपा वाले काफी खुश होंगे, और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि आरजेडी के जो लोग हैं वो भी खुश होंगे। ये कहते हैं ना कि आदमी घर से भी परेशान, बाहर से भी परेशान। अब नीतीश कुमार पे जो है आरजेडी वाले भी प्रेशर बनाएंगे कि जो हमारी अच्छी खासी सीट थी वो हमने आपको दी, वो हार गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए और बिहार की राजनीति के लिए जो है आगे जो है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और नीतीश कुमार के लिए बहुत संकट का समय आज से स्टार्ट हो गया। जी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आलोक जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, अगर आपकी बात करें तो आप लगातार कह रहे थे, अकेले पड़ जाते थे फिर भी कहते थे कि बीजेपी जीतेगी, और आपकी बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई। क्या कहेंगे? इसलिए मैं लास्ट तक आपका वेट करी थी कि अंत में आपके पास जाऊंगी। पहले दिन की चालेदार हुई है, उनसे बातचीत कर लूं। देखिए सुकन्या जी, ये रिस्क तो रहता है, लेकिन मैं सामान्य मानवीय पर जाता हूँ, सामान्य विचारों पर। और बिहार भारत से अलग ने एक हमारे मित्र थे जिन्होंने मेरे ज्ञान पर एक प्रश्न लगाया था कि आपको तो जो बिहार की ज्योग्राफी नहीं पता है। ये तो मुझे उस दिन दुख हुआ था कि ठीक है, मुझे बिहार की बहुत ज्यादा इंटरनल ज्योग्राफी शायद ना पता हो, लेकिन आज मेरा एनालिसिस तो 100% सही है, मुझे इफ बट नहीं कहना पड़ रहा है। मैंने कहा था कांटे की टक्कर है, जीतेगी बीजेपी। कांटे की टक्कर हुई और जीती बीजेपी। इसका कारण समझिए, गुप्ता जी का व्यक्तित्व। बार बार मैं कह रहा हूं कि वो सरकार कौन जो उपलब्ध हो आपको, कौन उपलब्ध थे? कुशवाहा जी तो उपलब्ध थे नहीं, तो क्यों वोट देगा? एज मैं नहीं कह रहा कुशवाहा जी को मत नहीं मिले, 3,000 से बीजेपी जीती है, जितना 3600 कुछ ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, जितना मैंने नजर मार पाया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब लड़ाई इतनी कांटे की हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व पड़ता है। आज बिहार के चुनाव में ये सिद्ध हो गया। आज हमारे वो भाई नहीं है, शायद अमिताभ जी या क्या नाम था उनका, 4 बजे के आसपास वो भी आएंगे। अमिताभ जी की आप बातचीत करें 4 बजे। जी तो अमिताभ जी ने मेरे ज्ञान पर प्रश्न उठाया था, आज मेरा दिन है। तो मैं ये बार बार कहता हूं, मैंने मैनपुरी के लिए कहा था कि मैनपुरी सपा जीतेगी 200%। अंतर इतना है कि लीड कितनी रहेगी, ठीक है। मैंने खतौली के लिए कहा था कि कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। रामपुर के लिए मैं अभी कह रहा हूं कि बीजेपी को जीतना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस थे चारों चुनाव के लिए, और आप चाहे तो उठा के देख सकते हैं, पिछले मैं यही कह रहा हूं इतने दिनों से। अब आप बात आते हैं कि बीजेपी अब क्या इसके बाद। तो जो हमारे राजीव सिंह जी मित्र कह रहे हैं कि जेडीयू का जो है के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। एक दिन सुषमा जी शायद आप ही थी जब मैंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी अंदर से हरा दे, मन चाहते हो कि हार जाए और बाहर से दिखे भी नहीं, क्योंकि अगर जेडीयू हारती है तो आरजेडी की दावेदारी बिहार पे मजबूत हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कुछ भितरघात हो गया और थोड़ा सा आखिरी में जाकर के, अब वो तो पार्टियां अपना विश्लेषण करेंगी, लेकिन इतना सच है कि बीजेपी के पास एक एज थी, वो एज थी उनका सही व्यक्ति का चुनाव। यही एक एज थी, क्योंकि 10,000 तो वोट वो भी पा गए जिनको मिलना चाहिए था। और हमारे यहां सब लोग दावा कर रहे थे, हमारे विशेषज्ञ भाई, कि अगर 10,000 वोट उनको मिल गए तो बीजेपी 100% हार जाएगी। अब लगभग 10,000, हमारे संतोष जी ने बताया कि 10,000 मत मिले भी, फिर भी बीजेपी नहीं हारी। मैंने कहा था कि रणनीतियां पूर्व चुनाव के आधार पर नहीं बनती हैं। हर चुनाव के लिए हर पार्टी की रणनीति अलग होती है। अब पूर्व चुनाव से सबक लेते हुए मुसलमान मत नहीं बटे तो भी बीजेपी जीत गई ना।
तो सुकन्या जी, राजनीति जो है इतनी सरल नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका, जितना मैं उसे जानता हूं, जितना मैं जान पाया, जितना मैं वर्षों से उसे वॉच कर रहा हूं, हर दल को वॉच कर रहा हूं, बीजेपी में मेरा विशेष दिलचस्पी कह सकती हैं आप, तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली पार्टी है। और आज अब मेरा दिन है, मैं कुछ तो ज्यादा बोल ही जाऊंगा, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। नहीं बिल्कुल। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप म्यूट थे, बोलिए, उसके बाद फिर हम जाएंगे रमेश तिवारी जी के पास। देखिए, कुढ़ानी के रिजल्ट को लेकर जो जितना खुश हो रहे हैं, मतलब जो टारगेट पर नीतीश क्यों है ये समझिए कि आज सुशील मोदी के रिजल्ट के बाद सबसे पहला ट्वीट आया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और जो आपके पैनल में जो गेस्ट हैं ये भी यही समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया है। ये नीतीश कुमार 2014 के पार्लियामेंट से बुरी स्थिति में नहीं है। आज उनका 2 सीट जीते थे और बाकी सीटों पर जमानत जब्त उनका हो गया था। 2 सीट जीते थे, 2 सीटों पर वो लड़ाई में थे, बाकी तमाम सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। पांडे जी हाथ उठाइएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। हिमाचल के बारे में भी बता दीजिएगा, बड़ा विश्लेषक बनते हैं तो समझ में आ जाएगा हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में भी मैंने यही कहा था, कांटे की टक्कर कोई जीत सकता है। अब मैं आप कहोगे तो आपको क्लिप भेज दूंगा। कांटे टक्कर है, इसको कांटे टक्कर कहिएगा। बहुत परसेंटाइल में जब तक मैंने देखा था 0.7% का अंतर था दोनों के बीच में। चलिए, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें बिहार में नीतीश पर हमला स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि माइनस नीतीश 2024 उनके लिए सर्वाइवल बिहार में करना काफी मुश्किल है। हम डे फर्स्ट से आपके शो में हम कह रहे हैं कि कुढ़नी, मोकामा और गोपालगंज, ये जो 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, ये चुनाव अगर अकलमंदी नहीं है, पांडे जी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये फॉरवर्ड डोमिनेटेड इलाके है। इस इलाके में जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती थी तब भी वो चुनाव जीतते थे। इनको ये चीजें समझनी चाहिए। जो इलाका, जो बिहार का जो ग्रामीण परिवेश संतोष जी, जो आप डाटा बता रहे हैं वो डाटा तो हमारे सारे विश्लेषक के पास था, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी जीतेगी, आलोक जी ने कहा बीजेपी जीतेगी, लेकिन बाकी महागठबंधन को एज दे रहे थे। तब जब महागठबंधन को एज दे रहे थे तब क्यों नहीं याद आया कि ये भाई फॉरवर्ड डोमिनेंट इलाका है? एक मिनट में अपनी बात कह लूं। महागठबंधन को एज दे रहे थे, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे थे। हमारा असेसमेंट था, इसमें कोई गलती नहीं माने कि हम किसी क्षमा मांगे और गलती करें। ये एक असेसमेंट था जो गलत हो सकता है, जो थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें कोई गुनाह थोड़ी हो गया। आप तो इस तरह कह रहे हैं, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो ये तो कोई बात नहीं। सर, ये दलील संतोष सर अपनी दलील दे रहे थे, आलोक जी अलग थलग पढ़ रहे थे, तो मैंने थोड़ा इनका साथ दे दिया। और सर नहीं, देखिए, डे फर्स्ट से जब हम कुढ़नी गए थे, आप ही के शो में कहते कि नीतीश कुमार की हार होगी 10,000 से ज्यादा वोटों से, बीजेपी 10,000 वोटों से जीतेगी। और जब चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद जब बूथ एनालिसिस शुरू हुआ, तब हमें लगने लगा कि नहीं, लड़ाई वाकई में कांटे की है। क्योंकि ये जो नीतीश कुमार का ऐसा नहीं है कि कुशवाहा, कुर्मी, मुसलमान और यादव, जो 4 वहां पे डोमिनेंट कास्ट थे, उन मतदान केंद्रों पर जब तक गिनती होती रही, ये 20वें राउंड तक क्यों आगे रहा? इसकी वजह ये रही कि देखिए, फर्स्ट राउंड वहां भूमियार डोमिनेटेड इलाके से शुरू हुआ, तो वहां 2200 वोट से बीजेपी आगे हुई। और आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, लास्ट राउंड जो था पताही का, वो भूमियार डोमिनेटेड पंचायत है। वहां जैसे ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मार्जिन 1800-1900 वोट से जदयू आगे था, तो ये लग गया कि अब यहाँ इनकी हार निश्चित है। जो तारापुर में जो स्थिति थी, तारापुर याद करिए कि 500 वोट से वो जदयू चुनाव जीत गया था, लेकिन स्थिति वही थी, यहाँ कोई भी जीत सकता था, मतलब कोई क्लियर। और ये स्थिति, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश और लालू का जो आखिरी सभा हुआ, उसमें जदयू के उम्मीदवार की अलोकप्रियता के बावजूद भी देखिए किसी ने भी मनोज कुशवाहा को वोट नहीं किया है। मनोज कुशवाहा के खिलाफ जितना इनकम्बेंसी था आप सोच नहीं सकते, जबकि उनको पिछली बार भी टिकट गठबंधन की वजह से नहीं मिला था, 2015 में भी। ये अलोकप्रियता के बावजूद भी अगर इतने मार्जिन कवर किए या फिर इस तरीके से लड़ाई हुई, इसकी वजह ये रहा कि ये तेजस्वी और लालू, ये नीतीश का जो अंतिम सभा हुआ, उस सभा के बाद पूरे तौर पे लोग लगे और चुनाव के दिन बीजेपी से बेहतर बूथ मैनेजमेंट, इसमें कोई बात नहीं, हम वहां मौजूद थे, हमने देखा कि बीजेपी से बेहतर बूथ मैनेजमेंट जदयू और आरजेडी कार्यकर्ताओं का था। नहीं तो यहाँ हार जीत का अंतर 15,000 से ज्यादा होता, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, रमेश तिवारी हमारे साथ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। रमेश जी,
नतीजों के बाद आपको क्या कुछ लग रहा है? जो आकलनों में दावा किया गया, जो एग्जिट पोल में बातें कही गई, उसके बाद अब फाइनल रिजल्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो कहीं कोई गुमान नहीं है कि मैंने कहा था ऐसा और वैसा कहा था। मैं अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं समझता, बहुत लोग ज्ञानी समझते होंगे कि मैंने ऐसा कहा था और ना यही हो गया। सबकी भाषा बदल जाती है, पहले और कुछ होती है, बाद में कुछ और बदल जाती है नतीजों के बाद। मुझे तो ज्ञान थोड़ा कम है मेरा, तो मुझे तो ये लगता है कि कास्ट कॉम्बिनेशन बोचहा से बीजेपी ने सबक लिया। बीजेपी ने भूमियार वोटों को गोलबंदी की, और जब फाइनल एनालिसिस आएगा तो भूमियार और मल्लाह वोट ज्यादा नहीं जा पाए, बीजेपी के तादाद में भी आए पाले में, इस कारण से। नहीं तो मार्जिन और ज्यादा रहता। नेचुरली वीआईपी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन में, मुकेश सहनी, ये नीतीश के लिए ही नहीं, मुकेश सहनी के लिए भी झटका है। और हम झटका जब कहते हैं तो ये नहीं कहते किसी की राजनीतिक की पारी खत्म हो गई। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि किसी की पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया? भाई स्कोर होता है। अगर मान लीजिए सचिन, धोनी अगर नहीं लगा रन बना रहे हैं तो वो भी रिटायर हो जाते हैं। तो वो रिटायरमेंट, जर्नलिस्ट भी एक उम्र होती है उसकी रिटायरमेंट की। पॉलिटिशियन की हालांकि रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है, वो संन्यास देता नहीं है। लेकिन जब उसकी वो खुद ही आत्मचिंतन करते हुए अवलोकन और होते को हम लोग, अब मुझे याद है अच्छी तरीके से नीतीश जी खुद ही बोल चुके हैं 2020 में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है भाई। तो हम लोग कौन होते हैं ये बताने वाले कि ये संन्यास ले लेंगे या ये वो ले लेंगे? मेरा अपना मानना है, मैं अब शुरू से ये कहता आया हूं कि नीतीश जी अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके, वो अब लाइबिलिटी है। आरजेडी बहुत स्ट्रांग है, ये आरजेडी का वोट एक से इधर से उधर नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इस अलायंस का फ्यूचर तेजस्वी को नेतृत्व देने में है, और तेजस्वी भविष्य के नेता है। तो अगर आरजेडी या जेडीयू वैसे भी विलय होने की बात हो रही है, विलय होगी, मुझे लगता है वो प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। और आरजेडी और जेडीयू जब विलय हो जाएंगे तो एक बड़ी ताकत के रूप में, और बीजेपी दूसरी तरफ है, तो बीजेपी और ये एक तरफ और एक आरजेडी जेडीयू जो मिल के जो दल आएगा वो बिहार की राजनीतिक दशा दिशा तय करेंगे। लेकिन मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है कि बीजेपी अब ये नैरेटिव बिल्ड करेगी, और उसे पूरा हक है भाई, उसे पूरा हक है कि नीतीश जी। अच्छा, एक और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी को ये गुमान टूट जाना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल साफ दांव पे है। भाई आप किसी के साथ चले जाएंगे, आपका वोटर भी चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अगर 10 बार पाला बदलेंगे तो आपका वोटर भी जेब में नहीं है, कोई वोटर जेब में लेके कोई थोड़ी चल रहा है कि भैया हाँ भाई आरजेडी इसलिए है कि मुस्लिम और यादव के साथ हमेशा उसने इन्वेस्ट किया है। लेकिन नीतीश की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, इसलिए है कि वो पाला बदलते हैं, तो वो वोटर भी उन्हीं के साथ चला जाएगा, जेब में तो है नहीं वोटर किसी का। तो एक बड़ा तबका जो ओबीसी का है उसको ये धीरे धीरे एहसास होगा। देखिए, मैं आरजेडी बिल्कुल स्ट्रांग है, मुस्लिम यादव एक वोट शायद इधर से उधर बिखरा हुआ हो, ऐसा मेरा मानना है। तो और ये नतीजे ही बताया, नतीजे एनालिसिस होगी डिटेल तो पता चलेगा। लेकिन नीतीश का जो वोटर है वो ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी या उनकी साख दाव पे है, ये हमें नीतीश जी को भी रियलाइज होगा, और आरजेडी उस प्रक्रिया को मुझे लगता है आगे बढ़ाएगी और विलय विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और बीजेपी ये नैरेटिव बनाएगी कि हम बिना नीतीश के भी आरजेडी को टक्कर दे सकते हैं आगे। सुकन्या, राजीव जी बोलिए। मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था। मैं अभी सुन रहा था जैसा कि रमेश तिवारी जी कह रहे थे कि देखिए, और मैं अब कल बैठा हुआ था, अमिताभ जी अजिताभ जी साथ बैठे हुए थे, तो मैं उनको सुन रहा था सुबह आपके चैनल में। वो ऐसे कह रहे थे कि देखिए मैंने महागठबंधन को कहा था, वो हार गया, मैं माफी मांगता हूँ। ये तो वो थोड़ा मुझे सुन के बुरा लगा। मेरा ये कहना था, राजेंद्र तिवारी और संतोष जी जो कह रहे थे कि जो भी विश्लेषण होता है वो कोई भी पत्रकार जाके फील्ड में करता है, उसमें हो सकता है कि प्लस माइनस, देखिए कोई भी हवा में तो करता नहीं है, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे रमेश तिवारी जी कर रहे हो, चाहे आलोक पांडे जी कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि हम कैंडिडेट हैं। वो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से वहां पे क्या माहौल चल रहा है उस हिसाब से करता है। तो मैं एक बात में बहुत देर से कहना चाह रहा था कि मैं राजेंद्र तिवारी जी की बातों को मैं आगे बढ़ा के कहना चाह रहा था कि जैसे अमिताभ तिवारी जी, अजिताभ जी भी सुबह कह रहे थे कि अरे मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ, ये वो, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो मुझे बुरा लग रहा था सुनने में। हर कोई आकलन अपने हिसाब से करता है, अपने पॉकेट से तो लाता नहीं है, अपने दोस्तों से, फील्ड में, स्थानीय से। तो बस ये मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था कि देखिए कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो सिर्फ भविष्यवाणी भगवान कर सकता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हर सबके अपने विचार होते हैं सबकी। अगर हम कोई कुछ बोल रहे हैं, संतोष जी कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात में आगे जोड़ रहा हूँ राजीव जी कि अगर हम अगर भविष्यवाणी कर देते तो पॉलिटिकल पार्टी हम ही को हायर कर लेती और बता हम ही को हायर कर लेती। तो वही मैं सुबह में अजिताभ को सुन रहा था, वो ऐसे माफी मांग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है कि महागठबंधन को हमने बोला। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी विश्लेषण इसको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस यही मैं जोड़ना चाह रहा था सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल।
इन सब के बीच अगर देखा जाए तो आलोक पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए। आलोक जी, माफी मांगने की किसी को कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको खुश होने की पूरी परमिशन है, आप खुश हो सकते हैं क्योंकि जो आपने कहा वो सही साबित हुआ है। देखिए सुकन्या, जब बहुमत के अगेंस्ट आप जाते हैं तो रिस्क तो होता है ना। उस दिन मैं बहुमत के अगेंस्ट था और रिस्क था, लेकिन पता नहीं क्यों जो मैं अपना अनुमान लगा पा रहा था वो मैंने रिस्क लिया। और बाकी ये है कि बहुत बार मैं भी गलत होऊंगा, ऐसा थोड़ा ना कि मैं हर बार सही हो जाऊं। बहुत बार गलतियां होती है। एक सब लोग एनालिसिस करते हैं और किसी की तो सही होगी और किसी की गलत होगी, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जैसा मैंने एक मनुष्य के स्वभाव के आधार पर, क्योंकि बहुत ग्राउंड पर वहां जाकर के मैंने विश्लेषण नहीं किया था, जितना मेरे पास ज्ञान है और माँ सरस्वती ने जो मुझे अनुकंपा दी है उस आधार पर मैंने एक विश्लेषण किया और वो हो सकता है तुक्के में सही सटीक बैठ गया, ये मैं कह सकता हूं। अगर आप ऐसे तो सब वो बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस चुनाव से ये तो तय हो गया कि जेडीयू उतनी ताकतवर नहीं रही। क्या हुआ, ये मेन बात है। दूसरा, बीजेपी उतनी कमजोर नहीं। और तीसरा, अब जो लड़ाई होगी वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगी। चौथा, जो मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जेडीयू आरजेडी का जब विलय होगा तो राजनीति में हमेशा सुकन्या, मैंने एक बात, हमारा फेवरेट डायलॉग है कि 2 और 2 4 नहीं होते हमेशा, 2 और 2 कभी कभी 44 भी होता है और 2 और 2 कभी 0 भी होता है। तो जेडीयू आरजेडी मिलेगी तो ये थोड़ी ना कि उनका वोट परसेंटाइल पे मिल जाएगा। वो बहुत सारा जेडीयू का वोटर बीजेपी के पास भी जाएगा ना, बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ वो सत्ता में रहा है। तो ये नहीं होगा कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आप बताइए, आरजेडी बीजेपी में कितने सीटों का अंतर है? अभी जो चुनाव लड़े थे, कितने सीटों से आरजेडी नंबर 1 पर है और बीजेपी नंबर 2 पर है? 2-3 सीटों का अंतर है। ठीक है, तो अब जब आरजेडी मजबूत होगी इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जेडीयू के विलय से आरजेडी उतनी मजबूत होगी कि बीजेपी बिल्कुल कमजोर पार्टी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आरजेडी से ज्यादा ऐसा है, जेडीयू का साथ बीजेपी के साथ रहा है ना, तो वो बहुत सारे सिंपैथिक लोग बीजेपी में जाएंगे और फिर लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी या आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगी और बहुत कांटे की टक्कर होगी। 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बिहार जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ये कुर्ने की विधानसभा चुनाव ने तय कर दिया। बिल्कुल। संतोष जी भी हमारे साथ बने हुए। संतोष जी, अगर हम बात करें ताजा नतीजों की तो हम देखेंगे 4,500 के आसपास नोटा को भी वोट मिला है, मतलब नन ऑफ द एबव। कुल मिलाकर हम देखें तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग कह रहे हैं कि जो 7वें चरण की बहाली को लेकर जो लोग कुर्सी तोड़ रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उन अभ्यर्थियों ने कहा कि भाई हमने नोटा का बटन दबाया। अगर ये वोट जेडीयू को मिल जाता तो नतीजे कुछ और होते और अगर बीजेपी को मिलता तो भी नतीजे कुछ और हो सकते थे। इसके अलावा बीपीएससी वालों की भी अपनी नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर नाराजगी है और कैंडिडेट से लोग खुश नहीं, इसलिए नोटा का बटन दबा रहे हैं। इस 4,500 वोट पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या, हम पांडे जी की तरह हम स्टूडियो में बैठ के तो बात करते नहीं है। वहां कंफ्यूजन क्या है जरा समझ लीजिए। वहां कंफ्यूजन है कि केदार गुप्ता नंबर 1 पर थे। सर, आप मुझे हड़काना बंद कर दीजिए भाई। हाँ, हम हड़का समझ गए। लास्ट में जो है सो नोटा, हर जगह क्या होता है, ईवीएम रखने में भी जो गरीब गुरबा वोटर है वो कंफ्यूज करता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। नोट ये प्रॉब्लम जो पहले नंबर पे उम्मीदवार रहे हैं उनको इस तरह से 1000-2000 वोट का नुकसान होता है। जैसे एक दौर था जिस दौर में तीर को लेकर कंफ्यूजन होने लगा था, हेमंत सोरेन की पार्टी ये और ये, वो ये नहीं है। इसको आप उस तरीके से मत देखिए, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि देखिए जो भी ये विश्लेषण हो रहा है, एक फर्क देखिए। अब पांडे जी इसको अदरवाइज मत फील लीजिएगा, हम आपको हरका नहीं रहे। दो फर्क देखिए कि देखिए फील्ड में जाने वाले लोग और जो स्टूडियो में बैठने वाले लोग हैं, दोनों के विचार में बहुत, अमिताभ अगर कंफ्यूज किए हैं तो उसकी वजह ये नहीं है, उनका कैलकुलेशन गलत था। फील्ड में वो भी जा रहे थे, जिस कुढ़नी की बात कर रहे थे वो भी बात कर रहे थे। आप स्टूडियो में बैठ के नीतीश को आप कह दें कि आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है, वो वही व्यक्ति कह सकता है जो बिहार की राजनीति का एबीसीडी नहीं समझ रहा है आज के तारीख में। मेरे जैसे लोग समझते हैं, हम जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, जहां अभी हम शादी में आए हुए हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी का जमानत जब्त होने की स्थिति रहती है बिना नीतीश कुमार के लड़े हुए। तो नीतीश कुमार, हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस वोट में के याद करिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पहले और दूसरे फेज में चिराग पासवान से बुरी तरह से हार गए, लेकिन तीसरे फेज में जब वो सुपौल से लेके, जहां देखिए जहां डेंस अति पिछड़ा का वोट है,
ये इस राजनीति को समझिए कि वो आपको किशनगंज से लेके मधुबनी तक, समस्तीपुर तक एक इलाका है, 10-12 जिलों का वो इलाका है जहां जबरदस्त अति पिछड़ा की गोलबंदी है। और कभी लालू यादव का जिन वोटर यही हुआ करता था, आज वो जिन वोटर इनके पास आ गया है। और आप 2015 के भी रिजल्ट को देखिए, जिस समय में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी जी 50 से अधिक सभा किए, फिर भी वो चुनाव कहां जीते? मुजफ्फरपुर से लेके बेतिया के बीच जो सीटें हैं उसमें 90% सीट, 22 सीटें जीत कर आए हुए। तो आप इस सत्य को आप कैसे झुठला सकते हैं कि ये जो इलाका है वो इलाका बीजेपी के प्रभुत्व का इलाका रहा है। बीजेपी का यहाँ गठबंधन, यहाँ पे बनिया, अति पिछड़ा और सवर्ण का गठबंधन बहुत ही मजबूत रहा है। नहीं, पूरी कोशिश के बावजूद भी शिवहर जैसा सीट जहां सबसे ज्यादा राजपूत का वोट है, सवर्णों का वोट है, वहां रमा देवी चुनाव जीतती है, क्योंकि रमा देवी का वोट मोतिहारी में राधा मोहन सिंह को चाहिए। देखिए वो कॉम्बिनेशन, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में उस इलाके में बीजेपी पहले से मजबूत है। इसलिए ये कह देना कि अब नीतीश की कोई जरूरत नहीं है या नीतीश, ये लालू यादव बेहतर समझते हैं, तेजस्वी बेहतर समझता है कि नीतीश की जरूरत क्या है। ये हम आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी उनके पास रहता है। वो हर कैलकुलेशन, नीतीश कुमार के सिर्फ चाहने से उन्होंने कुढ़नी सीट दे दी। अब ये समझिए। और सबसे पहले अगर इस रिजल्ट को लेकर कोई सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके नीतीश के साथ खड़ा रहा है तो राजद अभी खड़ा है, क्योंकि राजद को पता है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसा बैरियर है जो अति पिछड़ा वोट को, ठीक है 10%, 5%, 50% कम गया होगा, लेकिन 50% अति पिछड़ा वोट को नीतीश कुमार में ही वो ताकत है जो रोक सकता है बीजेपी में जाने के लिए। और अगर वो 50% खत्म हो गया तो यहां से राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये समझिए, ये इस सत्य को लालू भी जान रहे हैं, इस सत्य को तेजस्वी जान रहे हैं, और इस सत्य के बिहार के जो ग्राउंड पे पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उनको ये पर समझ में है कि नीतीश कुमार की उपयोगिता आज भी इसलिए है। देखिए यूपी में क्यों नहीं अखिलेश टिक रहे हैं, तो वहां नीतीश जैसा पैरेलल अति पिछड़ा का कोई नेता उनके साथ नहीं है। और यूपी में जो हाल हुआ उससे तेजस्वी ये सीख ले रहा है कि भाई बिना नीतीश कुमार के, देखिए कोयरी कुशवाहा अगर ज्यादा मुसलमान एक हो जाए बिहार में, यही सिर्फ 4, और अति पिछड़ा वोटर में जो नीतीश कुमार अगर 50% भी सेंधमारी लगा दिए तो फिर बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं रहेगी। ये सिंपल गणित है बिहार का, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। कुढ़नी से ये जरूर है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। गोपालगंज और कुढ़नी के जीतने से जो एक मनोवैज्ञानिक जो जीत होती है उसका असर दिखेगा। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी उतना ही हमलावर रहेगी। विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार को टारगेट लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस हार जिससे बिहार की सियासत बदल जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, रमेश तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, बहुत सारी बातें हो रही थी कि अगर कुढ़नी नीतीश कुमार हार जाएंगे तो उनके पीएम दावेदारी का क्या होगा, विपक्ष को एकजुट करने की उनकी मुहिम का क्या होगा, विपक्ष का चेहरा बनने की उनकी मुहिम का क्या होगा, क्या लग रहा है? नीतीश की विश्वसनीयता पर बहुत सारी बातें यहाँ पर संतोष जी ने कही, उनका एक अपना नजरिया है। आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार की फ्यूचर? नहीं, मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है नीतीश जी खुद ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो अब उस बैट्समैन की तरह है कि मान रहे हैं कि अब मेरे से रन बन नहीं रहा है और मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। तो हम और आप कौन उनको फोर्स कर सकते हैं? वो खुद ही कह चुके हैं 2020 में कि भैया मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है। तो इसी माह में वोट मांगा था उन्होंने। तो हम लोग तो कैसे फैसला कर लेंगे? वो तो खुद ही उन्होंने तय कर लिया कि मुझे केंद्र की राजनीति करनी है और तेजस्वी को बिहार की राजनीति करनी है। तो वो उन्होंने तय कर दिया, सक्सेशन तय है। और वो सारी कवायद जो है ये इसलिए नहीं है कवायद की नीतीश को लाओ, लालू को भी। नीतीश को लगा, पता चल गया है कि मेरी पार्टी में कोई सक्सेसर है नहीं। उन्होंने प्रशांत किशोर के रूप में 2015 की जीत के बाद कोशिश की थी, पर वो उल्टा दाव पड़ गया और वो उन्होंने कास्ट के हिसाब से भी वो सही नहीं पड़ रहा था। अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि तेजस्वी, आरजेडी ही हमारे उनकी पार्टी में कोई सक्सेसर तो है नहीं। अगर मान लीजिए नीतीश आज कह दे कि 2014 में जब हारे थे तो वो चले गए थे और मांझी को सत्ता सौंप दी थी, तो आज फिर अगर वो लोकसभा का चुनाव अगला हार गए और मान लीजिए 40 में से 30 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत गई, तो वो फिर इस्तीफा देके चले जाएंगे। तो उनको एक सक्सेशन जो होता है ना, उनके बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन, तो उत्तराधिकारी वो खुद तय कर चुका है कि तेजस्वी है। उनको टाइमिंग वो उनको तय करना है, क्योंकि लोग ऐसा तो है नहीं कि सब प्लेट में आके उनको कोई
पीएम के दावेदारी देगा। वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि नीतीश को दे देंगे प्लेट में, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी इसलिए तो नहीं बन रहे हैं कि वो दे देंगे कि नीतीश जी आपको नेता मान लेते हैं, ममता जी भी हैं, तो वो दावेदारी मुश्किल है। लेकिन अब उन्होंने खुद ही चुन ली है, वो खुद ही मान के चल रहे हैं कि अब मैं बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो रहा हूं, वो खुद ये तय कर रहे हैं, मैं और आप नहीं तय कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मेरे पास जो फीडबैक है, मैं जो गांव जाता हूं तो लोग, बीजेपी का वोटर भी जो गाली दे दे के बीजेपी को वोट देता था, वो भी इसी नीतीश को जरूर गाली देता था। तो एंटी इनकम्बेंसी 17 साल का है, वो फैक्टर है। नीतीश सीएम रहे हैं और नीतीश ने बहुत शुरू के 5-7 सालों में बहुत अच्छे बदलाव किए और उनका शासन बहुत अच्छा था, सब तरफ सुशासन बाबू का नाम ही उनको इसलिए मिला। लेकिन बाद में पिछले 5-7 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो बहुत ही पुअर एवरेज है, एवरेज से भी नीचे है। शराबबंदी जो है घर घर में लागू हुई, आधे से ज्यादा लोग जेल में ठूस दिए जाते हैं, तो शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप है। लेकिन अच्छा रूलर, मुझे लगता है अच्छा शासक वो होता है जो फीडबैक पे लेके आगे लोगों को काम करे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो अगर नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है तेजस्वी, इस गठबंधन की का भविष्य तेजस्वी यादव है। तेजस्वी बहुत ही प्रैक्टिकल नेता है, बहुत ही जुझारू, बहुत समझने वाला आदमी है, और वो लालू और नीतीश के ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म कह रहा हूँ, ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है, वो एक लेवल आगे है, तो वो चीजों को समझते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि बिहार का भविष्य बीजेपी वर्सेस तेजस्वी है, उसी पैटर्न पे जाएगा। बीजेपी भी अपने ओबीसी के बड़ी आबादी को, कास्ट को साधेगी, जैसा कि हमारे और पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि नीतीश से बीजेपी को कोई लगाव नहीं है, और नीतीश जैसे जैसे धीरे धीरे अप्रासंगिक होंगे तो वो धीरे धीरे वो उनका जो वोट बैंक है वो बिखरेगा, कुछ आरजेडी में जाएगा, कुछ बीजेपी में जाएगा, और वो सेटल हो जाएगा। इस तरह से होगा, क्योंकि जेडीयू अगर पार्टी रहती तो पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। नीतीश कुमार की उम्र भी ठीक ठाक 74-75, अगर मैं गलत नहीं हूं तो है शायद, तो इतनी उम्र में तो आदमी अपने उत्तराधिकारी तय कर देता है। हाँ, तो वो, और दूसरा है कि बीजेपी अपना अलायंस को, अम्ब्रेला को और आगे बढ़ाएगी। चिराग पासवान, आप फैक्टर देखिए कि चिराग पासवान ने भी जाए कैंपेनिंग की कुंडली में, वो भी एक फैक्टर है। दलित वोटों को उन्होंने जोड़ा, और चिराग पासवान जैसे तेजस्वी का क्रेज है युवा वर्ग में, वैसे ही चिराग पासवान का लिमिटेड युवाओं में, लोगों में क्रेज है। वो लोग उनको आते हैं सुनने, और युवाओं में खासकर, वो हर जाति के युवा हो, जैसे तेजस्वी को देखते हैं वैसे ही चिराग को देखते हैं आगे की राजनीति के लिए। तो एक तो वो है मुकेश सहनी, मुझे अल्टीमेटली लगता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है, लेकिन वो भी बीजेपी या आरजेडी जेडीयू किसको ही एक अलायंस 2024 के पास ढूंढ लेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आज आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, न हार में न जीत में, अचानक उनको अटल जी की कविता याद आ गई, तो वो भी इंतजार कर रहे थे टाइमिंग का। राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कुछ मिला नहीं। वो तो एनजीओ में ज्वाइन किया नहीं था उन्होंने, नीतीश जी का एनजीओ तो है नहीं, नीतीश जी ने कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो खोल नहीं रखा है। वो आए थे राजनीति में, कुछ सत्ता वत्ता के मोह में, कुछ पद मिलेगा, कुछ क्या कहते हैं पोजीशन मिलेगी, वो ऐसा मुझे लगता नहीं। तो वो भी अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशेंगे, क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। उनकी पूछ जितनी वो डिजर्व करते हैं, वो खुद से ऐसा वो सोच रहे होंगे, वैसा उनको मिल नहीं रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, ये बीजेपी इन अलायंस के साथ जाएगी आगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी, क्योंकि आरजेडी जेडीयू का विलय होगा, ये प्रोसेस और बड़ा होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें विरोध भी है, आरजेडी का छोटा खेमा और जेडीयू का बड़ा खेमा ये नहीं चाहता कि विलय हो, जो हम लोग बात कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तैयार है, लालू जी तैयार है, लेकिन नेताओं को देखिए, अलायंस सिर्फ नेताओं का नहीं होता है ना, अलायंस सिर्फ कार्यकर्ताओं का भी होता है जमीनी स्तर पे। तो अगर जब तक अलायंस कार्यकर्ताओं का नहीं होगा, तब तक तो वो अलायंस बेकार हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल। रमेश तिवारी जी, आपकी बात से एक बात और मैं जोड़ रही हूँ कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का भी बयान आया, उन्होंने भी हार का ठीकरा जो है महागठबंधन पर फोड़ा है और कहा है कि जो हिना शहाब के साथ हुआ, इन सब बातों से अकलियत समाज जो है वो नाराज है। या तो उसने वोट नहीं किया, और कुछ नहीं किया तो उसने एआईएमआईएम को कर दिया, और कहीं ना कहीं वोटों का बिखरा हुआ जो महागठबंधन के काम करने की शैली है उससे। तो लग रहा है कि शायद महागठबंधन को छोड़ने वालों की फहरिस्त जो आपने गिनाई है, उनमें जीतन राम मांझी का भी नाम आगे चलकर हमें दिखाई दे सकता है। आलोक पांडे भी हमारे साथ बने हुए। आलोक जी, नीतीश के भविष्य को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, दो प्रस्तुति था, संतोष सिंह जी का और रमेश तिवारी जी का। अगर आपकी बात की जाए तो एक माहौल जो बनाने की कोशिश जेडीयू और आरजेडी कर रही थी कि नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश, उस मुहिम को कितना बड़ा झटका मानेंगे कुर्नी के नतीजों के बाद? सुकन्या, देखो मेरी बात ये है कि ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट से बैठ के या स्टूडियो से बैठ के एनालिसिस करता हूँ, लेकिन स्टूडियो या इंस्टीट्यूट बुरी जगह नहीं होती। मैं आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरी अपनी क्षमताएं हैं,
ठीक है, तो मेरी क्षमताओं पर प्रश्न लगा देना है कोई अच्छी बात नहीं है। संतोष जी से मैं माफी चाहते हुए बात कहूंगा। अध्ययन करके वो चाहे स्टूडियो में हो या फील्ड में हो, दोनों अपने बात। तो मुझे कई बार ये टोका गया है क्योंकि मैं जर्नलिज्म से नहीं आता, मैं बेसिकली, तो मुझे जोड़ना चाहूंगी कि रिजल्ट को लेकर आपकी और संतोष जी की राय एक थी, फिर भी आप दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी क्यों कर रहे हैं? लोग मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना दर्द व्यक्त कर रहा हूँ। संतोष जी ने मेरे, अब देखिए आप ज्ञानी व्यक्ति को मैं मानता हूँ, जितना भी माँ सरस्वती ने मुझे ज्ञान दिया है, अब उसे प्रश्न लगाएंगे तो बुरा लगता है। मैं उतनी बात कह रहा हूँ, ठीक है। ये बात क्यों, ऐसा नहीं संतोष जी ने कहा है, मुझे कई लोगों ने बात कही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि आप तो स्टूडियो में बैठते हैं और वहीं से डिबेट करते हैं, वहीं से कहते हैं, आपको क्या पता। फिर मेरी बातें ज्यादातर क्यों 70-80% सही आप इस बात का बुरा मत मानिए, संतोष जी का स्टूडियो में बैठा ही बॉस होता है, जो फील्ड में व्यक्ति है उसको जो हैंडल कर रहा होता है वो स्टूडियो वाला ही होता है। आप परेशान मत होइए, आप अपनी बात कहिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी, मैंने आपसे सुषमा जी साथ कहा था, नीतीश जी इतनी जल्दी आप प्रासंगिक थोड़ा जाएंगे। आज भी वो सीएम है, ये मैंने ही कहा है, आपके बिहार तक में ही कहा है, और मुझे याद है अगर तो मैं आपसे ही कहा है मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस वो कल बटन दबी और कल हो गया। जब मैं कहता हूं कि अप्रासंगिक हो जाएंगे या कम प्रासंगिक है, इसका मतलब है कि क्षरण कास्ट की शुरुआत है। कोई चीज ना तो कोई नेता का व्यक्तित्व अचानक बनता है, ना ही अचानक बिगड़ जाता है। अब ये मत सोचिए कि नीतीश जी कल इररिलेवेंट हो गए। इररिलेवेंट होते अगर बिहार की राजनीति में तो वो अभी सीएम नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब उनकी रिलेवेंसी है, वो जिस खेल में बीजेपी और आरजेडी दोनों के बराबर मत है लगभग, तो जिस तरफ नीतीश जी चले जाते हैं उसी तरफ वो पार्टी विन विन सिचुएशन में होती है। मैं आपको बताऊं आज उनकी रिलेवेंसी, वो आज अगर बीजेपी में जाना चाहें तो बीजेपी आज भी मना नहीं करेगी, ले लेगी उन्हें। आज भी इतनी सवाल के बाद अगर वो दिल का दरवाजा खोल दे बीजेपी की तरफ, मैं दावे से कहता हूं कि वो बीजेपी ले लेगी उन्हें और सारा गिला शिकवे दूर कर दी। क्यों? क्योंकि उनका मत जितना भी है वो अभी भी कुछ ना कुछ ट्रांसफरेबल है। हाँ, जो जेडीयू का मत ट्रांसफरेबल और बीजेपी के साथ कंफर्टेबल ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। ज्यादातर तो सत्ता उनके साथ रही है, तो वो जेडीयू के साथ जब बीजेपी जुड़ती है तो ज्यादा ट्रांसफर करवा ले जाते हैं। आरजेडी के साथ अगर नहीं करवा पाते शायद, वरना कुर्दी का रिजल्ट दूसरी तरह का होता, दोनों के मत अगर प्रॉपर ट्रांसफर होकर जुड़ के बने होते। क्योंकि आप देखिए जेडीयू आरजेडी जिन समुदायों का दावा करती है, अगर वो दोनों टेक्टोनिक शिफ्ट कर जाए तो बीजेपी कहां खड़ी? नहीं कर रहे हैं ना। ये बात तो तय है कि वो उस तरह का टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं है। जैसे 1990 के दशक में जब मिले थे सपा और बसपा राम लहर में, तब वो कहा गए थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हरा दिया था ना बीजेपी को, राम मंदिर आंदोलन के समय में हरा दिया। लेकिन अभी फिर मिले सपा बसपा, कहां हरा पाए बीजेपी। तो देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। नीतीश जी रिलेवेंट है, मैंने पहले भी कहा था, उनकी रिलेवेंसी में क्षरण हुआ है, ये मैं कह, उनकी रिलेवेंसी में कमी आई है, उनकी रिलेवेंसी कम हुई है। इसीलिए वो सेल्फ रिटायरमेंट की तरफ, जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं, वो सेल्फ रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि धक्का मार के निकाल दिया जाए। खासकर नीतीश कुमार जैसा नेता जो 17 साल से मुख्यमंत्री रहा हो, वो क्यों चाहेगा धक्का मार के बाहर निकले। तो इसलिए बिहार की राजनीति बहुत, कुर्दी विधानसभा से, बस आखिरी बातें कह दूं फिर आपका प्रश्न लूंगा मैं। कुर्दी विधानसभा से कोई माने न माने, लेकिन मैं मानता हूं कि इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम। बिल्कुल। आलोक पांडे जी, आपने कहा कि कोई भी नेता नहीं चाहता कि उसको धक्का मारकर निकाला जाए, लेकिन अगर नीतीश कुमार की सियासत की हम बात करें तो चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, एक दौर के ललन सिंह हो, एक दौर के उपेंद्र कुशवाहा क्यों ना हो, एक दौर के जीतन राम मांझी क्यों ना हो, सबको धक्का मारकर नीतीश ने निकाला है। तभी तो नीतीश कुमार को दर्द ज्यादा है जी। नीतीश कुमार को पता है धक्का मार के निकालने में दर्द कितना होता निकलने में, तो वो चाहते हैं उनको धक्का न मारे कोई, कम से कम वो तो मार के आगे ही बढ़े हैं सबको। लेकिन अब वो काम स्वयं अपने साथ नहीं चाहते होने देना। तो मुझे लगता है कि और अगर नहीं ऐसा करेंगे तो धक्का मार के ये भी निकाले जाएंगे। अभी रिलेवेंसी बाकी है उनके अंदर, इसलिए धक्का नहीं मारा जा रहा है। जिस दिन रिलेवेंसी कम होगी धक्का मार के निकाल दे जाएंगे। तब इनको तय करना कि धक्का मार के निकलना जैसा इन्होंने निकाला है, या सम्मान तरीके से रिटायरमेंट लेना है, जैसे बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी जी ने को मिल गया है या दे दिया गया। तो नीतीश सौरव गांगुली की तरह धक्का मारकर निकाले जाएंगे, या फिर एकदम सम्मानजनक बिना कहे एग्जिट महेंद्र सिंह धोनी वाला होगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। संतोष जी हमारे साथ है। संतोष, आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बार्गेनिंग भी होनी है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन को तय करना, और फिर 2025 का विधानसभा चुनाव भी है। नतीजों के बाद जिस तरीके से कुर्नी में मनमानी नीतीश की चल गई,
क्या लोकसभा और विधानसभा में चलेगी 24 और 25 में, क्या लगता है? सुकन्या, थोड़ा पीछे हम चलते हैं। हमें लगता है कि चलिए। आलोक पांडे जी को बुरा लग गया कि हम आईएएस को कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारे बारे में शायद इनको जानकारी नहीं है बहुत कुछ, इसलिए इनको ये भ्रम हो जाता है कि हम कोचिंग चला। उससे मतलब नहीं है। 1991 से नीतीश कुमार मंत्री हैं। फिर हमारे ठीक है? पीछे भैया आप अपना बताओ, कितना हमें जलील करोगे अरे भाई? वही बता रहे हैं ना, आप तो बोल दिए कि हम आपको आईएएस को हमारे कोचिंग बारे में पढ़ाते कुछ हैं। नहीं पता है भैया यार, फिर वो आपको अपने अपने बारे में मत बताओ, यहाँ डिबेट करना है वो बस। डिबेट करिए। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं था कि हम आईएएस को पढ़ाते हैं, ये बोलने की क्या जरूरत है? तो बोल दिया तो अपराध कर दिया क्या भैया? जरूर अपराध कर, आप सामने वाले को कह रहे हैं, भाई सामने वाला बेवकूफ बैठा हुआ है आपका। और सुकन्या देखिए, नीतीश कुमार की बात अगर हम करें तो नीतीश कुमार महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में जाएंगे या सौरभ गांगुली के स्टाइल में जाएंगे? याद करिए 1991 से जब वो बीपी सिंह का मंत्रिमंडल था, उस समय से वो मंत्री है। आज के तारीख में पूरे देश में इकलौता वो राजनीतिक है विपक्ष के चेहरे के रूप में जो इतने दिनों से लंबी पारी खेल रहे हैं। शरद पवार वगैरह को, कांग्रेसी को छोड़ देते हो, बीजेपी में भी कोई उतना पुराना चेहरा न, जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी उनके बाद राजनीति में आए जी। तो वो लगातार उनका परफॉर्मेंस रहा है इस बिहार की राजनीति में। वो फिर वाजपेयी जी की सरकार में मतलब 20 साल बिहार जैसे राज्यों में 20 साल मुख्यमंत्री रहना बहुत ही अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है। इतने दिनों तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, अभी भी वो मुख्यमंत्री है। देखिए बार्गेनिंग कैपेसिटी है ना कि भाई नीतीश कुमार के पास पहले भी कितना वोट था, 12% 18% पर वो घूमते रहे, लेकिन मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को भी उन्होंने अपनी शर्तों पर, आप याद करिए 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन, जदयू के पास 2 सांसद थे और बीजेपी को अपनी तमाम जीती हुई सीटें नीतीश कुमार को देनी पड़ी। कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और उस समय में भी नीतीश कुमार एक सीट हार गए, किशनगंज। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरह से हारे, 40-42 पर आकर सिमट गए। फिर भी मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जो बिहार की राजनीति में सुशील मोदी जो समझते हैं या लालू यादव समझते हैं, देखिए नीतीश कुमार क्या बार्गेन कैपेसिटी की बात नहीं है। वो आज की तारीख में भी जो है इस रिजल्ट से जो, देखिए पांडे जी को एक जानकारी हम बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां राजद मात्र 700 वोट से चुनाव जीता था। वो 700 चुनाव वोट इसलिए जीत गया कि वहां बीजेपी के एक कद्दावर नेता उनके खिलाफ खड़ा हो गया था और वो 15,000 वोट काट लिया था। तो ये हमारे आपके लिए हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, हम तो बिहार में देख रहे हैं ना कि कुढ़नी सीट पर 700 वोट से बीजेपी शौक से थोड़ी तेजस्वी सीट दे दिया था कि तेजस्वी को भी पता था कि यहाँ पे जीतने के लिए मुकेश सहनी को हमको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिहार की राजनीति में पहली बार जदयू किसी ऐसे प्लेयर को एंट्री कराया है जिसके सहारे वो जीतना चाहते थे। वो तो पहले ही हार मान चुके थे कि कुढ़नी में हमारी कोई कुछ चलने वाली नहीं है। अगर ऐसा रहता तो मुकेश सहनी को क्यों वो खड़ा करते। तो ये सिचुएशन है। और देखिए 2025 में भी या 24 के लोकसभा चुनाव में हमें लगता है कि जो बराबरी की बात आ रही है, नीतीश कुमार उसमें कहीं से कोई कमजोर नहीं होंगे। बार्गेनिंग कैपेसिटी उनको जितना लोग कमजोर कर दे, वो कोशिश करेंगे कि जो जिस तरीके से पिछले बार 15-15 या 16-16 सीटों पर हो, कांग्रेस और भाकपा माले बाकी लोगों के सीट का गठबंधन में मिले ये। लेकिन बराबरी वो, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के साथ समस्या क्या है, या लालू जी समझते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार दिखेंगे कि ये कमजोर है, लालू के सामने कमजोर है, तो जो 2%, 5%, 10% वोट नीतीश के साथ है वो भी खिसक जाएगा बीजेपी की तरफ। बीजेपी नीतीश की मजबूरी है और लालू की मजबूरी यह है कि नीतीश को हमेशा हम उसके साथ खड़े होकर ये दिखाएं कि वो मजबूत है, तभी उनका वोट बैंक उनके साथ रह सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, चाहे वोट जितना भी आए। आरजेडी के साथ भी है तो बड़े भाई की भूमिका में है, चाहे वोट उसको जितना भी है, क्योंकि बड़े भूमिका भाई की भूमिका में वो जैसे ही हटेंगे तो जो भी उनका वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत खसक जाएगा और उससे नुकसान आरजेडी को होगा। जदयू को तो जो नुकसान होगा, नीतीश कुमार तो अपनी पाली खेल चुके हैं। अरे किसी राजनेता के लिए 30-32 साल सत्ता में बने रहना
इतिहास में सारे जानकार बैठे हुए हैं, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, तो अकेला व्यक्ति होगा जो 32 साल तक लगातार शासन व्यवस्था रहा होगा। 90-91 में मंत्री रहे, उसके 95 से जोड़ लीजिए, अभी तक वो लगातार मंत्री है। कोई दूसरा राजनेता नहीं है इस देश में, तो कुछ तो बात है। इसलिए ऐसे आप नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और ये अब देखिए आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, लेकिन फिलहाल कुढ़न्नी के हार से बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश का कुछ कम हो जाएगा, ऐसा हमको लगता नहीं। चलिए, अमिताभ जी भी हमारे साथ बन गए हैं, जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बेशक अभी आप चर्चा में आए हैं, लेकिन हमारे डिबेट में जब से डिबेट की शुरुआत हुई लगातार आपके नाम की गूंज है और लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने एक हमारे पैनलिस्ट को कंफ्यूज करके महागठबंधन के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर कर दिया और आप भी लगातार महागठबंधन के पक्ष की बात करते रहे। साथ ही आपके माफी मांगने से भी कुछ लोगों ने ऐतराज जताया, कहा माफी मांगने की जरूरत नहीं, एनालिसिस है, अगर हम 100/100 सही हो जाते तो फिर चुनाव की जरूरत क्या थी। अमिताभ जी बताइए, क्या कुछ लग रहा है नतीजों की बात, और नीतीश कितने प्रासंगिक है बिहार की सियासत में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो सुकन्या जी, क्या है कि संतोष सर जो है वो हमारे भी अग्रज हैं, तो उनसे माफी के साथ में चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात पर नाराज होंगे। तो दरअसल नीतीश की प्रासंगिकता पर, जब उनकी राजनीति की प्रासंगिकता पर सवाल है, तो उसको लेके मैं कहूंगा, देखिए 3 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। जो कुढ़नी का चुनाव है वो रिजल्ट अगर मैं देखूं तो 76,000 मत जो है वो प्राप्त हुआ है, 76,300 केदार गुप्ता को और 73,000 मिला है इनको मनोज कुशवाहा को। इसको अगर हम वोट प्रतिशत में देखते हैं तो इस समय इनको आरजेडी को जो है वो 40.37% और बीजेपी को 42.38% मत प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। 2020 में अगर आप देखेंगी तो आरजेडी को 40.5% और बीजेपी को 40.1%। बीजेपी के मत प्रतिशत में 2% का लगभग इजाफा हुआ है इस चुनाव में। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल इसलिए खड़ा हो जाएगा कि आरजेडी कैंडिडेट जब अनिल सहनी चुनाव लड़े थे तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तब आरजेडी का जो वोट शेयर था 40.1%, वो इस समय 40.37% है, मतलब वो वोट शेयर नहीं गिरा। तो उस वोट शेयर में तय बात है कि अनिल सहनी को यादवों ने भी वोट दिया होगा। और जिस बात का जिक्र था कि इस बार यादव वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो साफ जाहिर है कि यादवों का वोट मिला, क्योंकि वोट शेयर अगर आरजेडी का जो 2020 में था वही अगर 2022 में भी मेंटेन है तो जाहिर है कि आरजेडी का वोट शेयर तो मिल गया मनोज कुशवाहा को। लेकिन बावजूद इसके मनोज कुशवाहा हार गए और 2% का इजाफा हो गया बीजेपी के मत शेयर में। ये इसलिए हुआ कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसमें वो अक्सर ये मानते हैं, कहते हैं, या उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि पचकुनिया जो है उसका वोट नीतीश कुमार उसके मालिक हैं। नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोट पर अपना दावा करते भी रहे हैं। यहाँ इस चुनाव से ये साबित होता है कि अति पिछड़ों के भीतर जो उनकी पकड़ थी वो कम हुई है, उसमें बीजेपी की पैठ बढ़ी है। बीजेपी ने माइनस यादव अगर आप देखें पिछड़ी जाति में और अति पिछड़ी जाति, तो उसमें अपना काम बेहतर किया और उसी की वजह से उनके वोट शेयर में इजाफा हुआ है। दूसरा एक मामला ये है, संतोष जी उसका जिक्र भी कर रहे थे कि जब आप 2020 का चुनाव देखेंगी तो वहां आरएलएसपी के कैंडिडेट लड़े थे, वो 5% वोट शेयर लेकर के गए थे। उस वोट शेयर के अलावा 2.5%, 2.25%, 2.2% वोट शेयर लगभग 5,000 एक सहनी कैंडिडेट संजय कुमार इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो लेके गए थे। वो इस बार भी लड़े हैं और तकरीबन 4,000 वोट इस बार भी उन्होंने ले लिया है। अब सवाल ये है कि उस समय अगर चलिए कुशवाहा वोट कटा था, 10,000 के पास डिवीजन हुआ था जब जेडीयू और बीजेपी साथ में थी, तो जो वोट शेयर था बीजेपी का वो वोट शेयर 2% अगर बढ़ गया तो उसमें एड ऑन कौन सा हुआ, क्योंकि मल्लाह कम्युनिटी ने तो बीजेपी को वोट किया नहीं है। मल्लाह कम्युनिटी का वोट इस बार भी दिख रहा है 3 शेयर में बटा है, एक बड़ा शेयर वीआईपी के साथ है और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच उनका शेयर गया है। तो इस स्थिति में जो आरजेडी का वोट था वो तो उसी तरीके से है, पर जेडीयू के वोट में गिरावट आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर सवाल इसलिए होगा कि मोकामा में भी ये कहा गया कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के वोट को अपने साथ लेके नहीं जा पाए महागठबंधन की ओर, और कुढ़नी ने इस पर मुहर लगाया है कि चाहे कारण जो भी रहा हो, पर जो ये जातियां हैं छोटी छोटी जिनकी गिनती वैसे नहीं होती, पंचकुनिया से लोहार है, बढ़ई है, माली है, नौवा है वहां कुढ़नी के भीतर, तो छोटी जातियों का जो मत था, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है,
आप देखिए 3,500 का अंतर है, और अगर ये सारी जातियां भी साथ होती तो ये स्थिति नहीं होती। तो ये सवाल तो एक बहुत बड़ा है। अब रही बात, जो बात संतोष जी कह रहे थे कि इससे जेडीयू की बार्गेनिंग कैपेसिटी या नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी प्रभावित नहीं होगी, मैं उसको इस रूप में देखता हूं कि तेजस्वी की जो इस समय राजनीति है नीतीश कुमार के साथ, वो उदार मना राजनीति है। वो उदार होकर राजनीति कर रहे हैं। जैसे उनके सिटिंग विधायक की सीट थी कुरंडी, लेकिन उन्होंने दे दिया जेडीयू को। नीतीश कुमार नहीं गए थे उनके कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में, वो खुद आए, लगे, इमोशनल अपील किए। बावजूद इसके अलग बात है मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए। हारने में भी बड़ी भूमिका जेडीयू के उस वोट की है। तो आगे भी हो सकता है कि तेजस्वी इसी तरीके की राजनीति, बड़े मन की राजनीति करें, और नीतीश की विदाई वो ठीक तरीके से करना चाहें, वो उनकी बात रख लें। लेकिन नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी वास्तव में अगर हम देखेंगे तो वो कम हुआ है, और उनके वोट पर उनकी दखल कम हुई है। बिल्कुल। रमेश तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, अगर हम आगे जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और 25 का विधानसभा चुनाव होगा, उसको लेकर बार्गेनिंग पावर की बात करें, जिसका सवाल पहले भी मैंने दूसरे पैनलिस्ट से पूछा, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार बार्गेन करने की उसी स्थिति में है? क्योंकि जैसा कि संतोष जी भी बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सिंबॉलिक एक सीट ज्यादा नीतीश कुमार को दी, और लोकसभा के चुनाव में भी अपनी सिटिंग सीट छोड़कर नीतीश कुमार को दी, और एमएलसी चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी ने सीटों का नुकसान किया और विनिंग सीट्स भी जेडीयू को दी। तो क्या वही इज्जत, वही रुतबा नीतीश कुमार का महागठबंधन में कुर्नी की हार के बाद बना रहेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहेगा। देखिए, उसमें दो फैक्टर है। एक तो क्रेडिबिलिटी, साख, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार आप वो पाला बदलते हैं। 2015 में आरजेडी के साथ लड़े, फिर बीजेपी के साथ चले गए। उसी तरह उसके पहले इस बार बीजेपी के साथ लड़े, फिर आरजेडी के साथ चले गए। तो वो उनको ये लगता है कि उनके पाला बदल लेने से उनका वोटर भी पाला बदल लेगा। ये जो ग्रांटेड आप वोट को, अपने वोट बैंक को लेते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बार बार नहीं हो सकता। कोई भी वोट बैंक आपकी जाति का हो या कोई भी वोट बैंक हो, वो आप उसको बपौती ना समझो। वो उसका भी अपने, और चूंकि मोदी जी के एडवेंट के आने के बाद, मोदी के आने के बाद वो एक बेनिफिशियरी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बन गई है। बीजेपी के अलावा आइडियोलॉजिकल बैटल के अलावा, या बीजेपी के आइडियोलॉजी से जुड़ने के लोगों के अलावा एक अलग वोटर बन गया है। वो है बेनिफिशियरी। वो हर कास्ट में है। वो हर जगह जातिगत समीकरणों को या जातिगत जो इक्वेशन होता है उसको तोड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरा है कि बार्गेनिंग पावर नीतीश खुद ही घटा रहे हैं अपनी। मैं तो बार बार उसी मुद्दे पे आता हूँ कि नीतीश खुद ही एग्जिट मोड में है। नीतीश ने खुद ही कह दिया था 2020 में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं संन्यास ले लूंगा। अब तो मतलब वो सन्यासी मोड में उसी वक्त आ गए थे। वो खुद ही मंच से घोषणा कर रहे थे। इमोशनल अपील कह लो, या उनको आप इसको एक प्लॉय कह लो, स्ट्रेटेजी के रूप में कह लो, लेकिन किया तो उन्होंने ही। दूसरी बात कि अब जब वो आए, आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि लोगों ने हमको बताया, वो नहीं प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, बार बार ये कहा गया, लेकिन लोगों ने बताया कि आखिरी एक जो उनकी जो पारी है, उसमें एक आखिरी कोशिश 2024 में मोदी का एक विकल्प देने की राष्ट्रीय तौर पे वो एक बनना चाहते हैं गुट। मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं। वो प्रधानमंत्री तो हालांकि कोई नहीं बोलता कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, और बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हर आदमी यही कहता है कि मैं जोड़ना चाहता हूं। तो वो जोड़ के वो खुद ही वो कह रहे हैं कि स्टेट की पॉलिटिक्स बहुत हो गई। चाहे वो 25 साल हो, 30 साल हो, वो बहुत बड़े तुर्रम खां थे। सचिन तेंदुलकर बहुत महान बल्लेबाज था। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत लोगों को मैच जिताए थे इंडिया में। विराट कोहली। तो हर आदमी का, एक हर प्रोफेशनल का राजनीति में संन्यास नहीं होता, लेकिन एक वक्त आता है जब वो ये एहसास करता है कि उसकी शक्ति कम हो गई है। हर सूरज उगता है तो ढलता भी है, डूबता भी है। ये तो फैक्ट है। तो उसी तरह नीतीश को भी एहसास हो रहा है कि उसमें हमें इमोशनल होने के लिए हम इमोशनल हो जाएं कि अरे कौन कहता है कि नीतीश अप्रासंगिक हो गए हैं। इस तरह के ड्रामा करने से अरे नीतीश खुद ही सोच रहे हैं भाई, हम कौन होते हैं बताने वाले। हम उनके भविष्य की तय थोड़ी करेंगे। वो तो खुद ही बेचारे वो मान के चल रहे हैं कि अब मैं एग्जिट मोड में हूं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मैं तेजस्वी को सत्ता सौंप के और मैं बनवास चला जाऊं, या बनवास कह लो, या लोकसभा से मोदी से हेड ऑन कोलिजन कर लो कि आइए मैं लड़ना, मैं हूं, आपको टक्कर दूंगा, और मेरी राजनीति बहुत समझ भी बहुत अच्छी है और विरासत भी बहुत अच्छी है। तो वो उस मोड में खुद ही है। और उसमें क्या है कि बार्गेनिंग उनकी घट रही है। आज की तारीख में आप ये सोच लीजिए कि अगर 6 महीने बाद लोकसभा के ठीक पहले या तो भतीजा पटखनी दे दे चाचा को। चाचा इतने शरीफ हैं ऐसा तो नहीं मानते राजनीति में, और भतीजा भी ये समझता होगा कि चाचा फिर से वापस बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। ये बेताल फिर विक्रम कोई और ढूंढ लेगा, तो क्यों ना मैं ही पटखनी दे दूं।
तो भतीजा भी कौन स्ट्राइक करेगा पहले। अभी तो सब हनीमून पीरियड चल रहा है, और ये हनीमून इसलिए चलता है, ये अच्छा मैसेज जो एक दूसरे को देते हैं उदार दिल, वो वोटर के लिए होता है। वो बीजेपी नीतीश को पसंद नहीं करती थी, उनके वोटर से उनको वोट बैंक पे नजर थी। उसी तरह तेजस्वी ये जो उदार दिल दिखा रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये ओबीसी का जो वोट है, अगर नीतीश के ऊपर है, अगर नीतीश का उस पर जोर, तो वो हमारे पाले में आए, ना कि बीजेपी के पाले में चल जाए। तो नेता जो होता है उसको उदार या इज्जत तभी दी जाती है, या घर के मुखिया को, जब वो कमाऊ होता है। नहीं तो बेटा भी नहीं पूछता है उसको, और वही 4 बेटों में संघर्ष हो जाता है कि बाप अगर कुछ पैसा कमा पाता है, पेंशन ले पाता है, तो उन 4 बेटों में संघर्ष होता है। तो नीतीश अगर कमाऊ नहीं रहेंगे तो ना तो बीजेपी पूछेगी और ना आरजेडी पूछेगी। वो वक्त मुझे लगता है कि आ गया है। नीतीश जी ने खुद, इसमें 2 कारण है, नीतीश ने खुद अपनी साख गंवाई। इतने यू टर्न के बाद, मतलब लगातार यू टर्न लोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त पे तो आएगा ना कि आप, ये लोग, आपका वोटर भी समझेगा कि यार ये तो बहुत गलत किए, अरे आरजेडी के साथ ही जाना चाहिए था, रहना चाहिए था, नहीं बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए था। तो ये एक आ गया है। और दूसरा, वो वोटर तिलमिला रहा है, इसलिए तिलमिला रहा है कि जो नीतीश का वोटर था कोर, वो एंटी लालू जंगल राज के खिलाफ आया था। वो सारी लड़ाई ही उनकी लालू और जंगल राज के खिलाफ थी। तो वो कैसे आप जुड़ जाओगे, तो वो जुड़ेगा लेकिन कम संख्या में जुड़ेगा। अगर आप बीजेपी के साथ जाओगे तो वो नेचुरल अलायंस समझता है, वो बड़ी तादाद में ट्रांसफर होता है। लेकिन आप आरजेडी के साथ जाओगे तो वो जुड़ेगा लेकिन कम संख्या में जुड़ेगा, इसलिए बार्गेनिंग पावर कम हुई है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ भूषण भी हमारे साथ बने। अमिताभ जी, जो नाराजगी है वो अब महागठबंधन में दिखनी शुरू हो गई है। हमने कारणों की फहरिस्त जारी की है और उन कारणों में लिखा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी को जो दरकिनार किया गया आरजेडी के द्वारा, वो एक बड़ा फैक्टर था। और कहा है कि हार से सीखना होगा, साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है। और इसके अलावा जो ताड़ी और शराबबंदी कानून है, ताड़ी प्रतिबंध और शराबबंदी कानून है, इन सबको जो है चेंज करने की भी मांग हम की तरफ से की गई है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 में जब बीजेपी जेडीयू को छोड़कर जीतन राम मांझी वापस से महागठबंधन में गए थे, तब भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करके वो गए थे 15 के आसपास जब उन्होंने शिफ्ट किया था। तो एक बार फिर से हम की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की गई और कहा गया है कि महागठबंधन के सभी दलों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और साथ ही जो शहाबुद्दीन की वाइफ हिना शहाब है, उनका मैटर भी उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि महागठबंधन में भी अब मारामारी शुरू होगी, क्योंकि सबको पता है कि 24 और 25 में वैकेंसी कम और कैंडिडेट ज्यादा है। और वहीं अगर हम बीजेपी एनडीए की बात करें तो वहां पर वैकेंसी ज्यादा है, कैंडिडेट कम है, और जेडीयू का पूरा हिस्सा जो है खाली बचा है ये एनडीए के पास। क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें सुकन्या। पहली बात तो यह है, जो दर्शक ये मानते हैं कि आरजेडी की वजह से जेडीयू की हार है, तो उनको पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए कि आरजेडी का जो वोट बैंक था उसको आप 2020 को आधार मानिए। आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर अनिल सहनी चुनाव जीते थे 712-14 वोट से, और उस समय जो उन्होंने 40.1% वोट शेयर पाया था, वो इस समय बढ़ गया है। मत में भी अगर आप देखेंगे तो 73,000 मत इस समय है, और उस समय का भी अगर आप देख ले मत को, तो 77,837 उस वक्त का था, और इस समय जो है वो 73,000 है। तो मत में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दरअसल आरजेडी अपने शेयर का वोट तो ले लिया, आरजेडी के वोटर ने वोट किया है। मुस्लिम वोटर में भी सुकन्या जी आपने देखा है कि उस तरीके का डिवीजन नहीं हो पाया जिस तरीके की उम्मीद थी। अगर मुस्लिम वोटर चले जाते असदुद्दीन ओवैसी के पास, उनका वोट शेयर 10% से ऊपर होता, तो मैं ये मान लेता कि आरजेडी की तरफ से गलती हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गठबंधन। पर ऐसा नहीं है। यहाँ ये जो पूरी चीज है, सीधे के सीधे मैं ये मानता हूं कि कुरहन्नी की हार नीतीश कुमार की राजनीति की हार है। कुरहन्नी की हार ये साबित कर इस बात पर मुहर लगा रही है कि जिन नीतीश कुमार को 2020 में प्रदेश की जनता ने तीसरे नंबर से, 3rd डिवीजन से पास कराया था बिहार के चुनाव में, वो नीतीश कुमार उसके बाद से ही अपनी प्रासंगिकता समाप्त कर चुके हैं। उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। उनकी जो नीतियां रही है, जिसको वो कहते हैं समाज सुधार आंदोलन चला रहे हैं, उसकी हकीकत को लोग समझते हैं, और उनकी नाराजगी के कारण कुरहन्नी का चुनाव महागठबंधन को हारना पड़ा है। नीतीश कुमार का खुद का वोट बैंक उनके साथ नहीं टिक पाया है। तो ये एक बड़ा सवाल नीतीश की राजनीति के लिए है। तेजस्वी की राजनीति के लिए खोने जैसा कुछ नहीं सुकन्या जी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को गिफ्ट किया था ये सीट कायदे से उनकी बनती थी, लेकिन उन्होंने दिया। तेजस्वी ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि ये सीट निकल जाए, और तेजस्वी सफल भी हुए अपने वोट शेयर को कायम रखने में। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं, यही मनोज कुशवाहा 2015 में भी चुनाव लड़े थे,
38% वोट लेके आए थे और इस समय वोट शेयर 40% के ऊपर है। तो कौन सा वोट उस समय था, कौन सा वोट इस समय है? अगर आरजेडी का वोट इनके साथ रह गया तो फिर ये पीछे कहां हो गए? 2% वोट शेयर बढ़ गया बीजेपी का। तो ये कौन सा वोट शेयर बढ़ा है? ये वही अति पिछड़ा का वोट शेयर है जिसकी दावेदारी नीतीश कुमार करते रहे हैं कि हमारे पास अति पिछड़ा वोट जो है वो हमारा है और उस पर हमारी दखल है पचकोनिया वोट पर। मैं ये मानता हूं कि उनके वोट में सेंध लगा है और निश्चित तौर पर उनकी अप्रासंगिकता पर फिर से एक बार कुरहनी ने मोहर लगाया है। उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी 0 से 0 होने की तरफ बढ़ रही है। अब इसके बाद नीतीश कुमार को तय करना है कि वो आगे की राजनीति कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां टिकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमेश तिवारी जी, इसके अलावा एक एंगल अगर हम देखें तो ये भी है मुकेश सहनी को लेकर। आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव मुकेश सहनी ने नहीं छोड़ा, लेकिन अगर हम एआईएमआईएम, 2 वोट कटवा मैदान में थे, एक एआईएमआईएम दूसरी वीआईपी, उससे अगर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस मुकेश सहनी का ठीक ठाक रहा। 80,000 वोट जो है माने जाते थे भूमिहार समाज और सहनी समाज के, दोनों में से 10% वोट उनको 9,000 के आसपास वोट मिला है। क्या कहेंगे कि कुछ वैल्यू बढ़ी है मुकेश सहनी की या नहीं रही, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो उम्मीद कर रहे होंगे कि 20,000 वोट काट के, 15-20,000 वोट काट के और उनको हरवाएं बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को हरवाने की सुपारी ले रखी थी इस चुनाव में। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जितना पैसा खर्च किया एआईएमआईएम के उम्मीदवार पे अगर और उसकी तुलना में करिएगा, वो लगातार भोज का भात मछली का दौर जो है वो लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अगर आप पैसे की तर्ज पे तुलना कीजिएगा एक एक वोट की तो वो बहुत कम है। मुकेश सहनी ने बहुत पैसा खर्च किया है, उनकी पॉलिटिक्स ही भोज भात और उन सब पे निर्धारित है कि इधर भोज 2 लंबे लंबे वहां हो रहा है, तो वो उस तरह की राजनीति करते हैं। हालांकि तो एआईएमआईएम उम्मीदवार ने उतने पैसे खर्च नहीं किए होंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन पे भी उतना पैसे नहीं लगाया होगा, लोगों को जोड़ने में भी नहीं लगाया होगा और भोज खाने पीने में भी उतना नहीं लगा होगा। तो इसलिए उस हिसाब से देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी ये उम्मीद कर रहे थे कि 5-7 हजार मतलब 20-25 हजार वोट लाके और 10,000 से बीजेपी को हरा दे, ताकि वो बार्गेनिंग दोनों दलों से करना चाहते हैं। उनकी लॉन्ग टर्म में यही प्लानिंग है कि वो बीजेपी के साथ भी बार्गेनिंग करना चाहते हैं और जहां उनकी बार्गेनिंग ठीक ठाक हो गई, मतलब उनको आपको याद ही होगा पिछला चुनाव 2020 में वो गए थे तेजस्वी के साथ और वो वहां से निकल के और बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। तो इसलिए वो उसी तरह की बार्गेनिंग करेंगे। यहाँ दूसरे जो बार्गेनर हैं, अब मतलब अलायंस में अब दुकानें सज गई हैं। ये चुनाव अब जो है उस अलायंस के बाजार को भी आगे गर्म करेगा। अलायंस का बाजार गर्म होगा, दुकानें सज गई हैं, मुकेश सहनी बिकने के लिए तैयार है, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे और दुकान, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने की ट्वीट से मुझे जो प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो भी अब अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं और वो खफा है। मतलब नीतीश जी के प्रेजेंट, या तो वो यहाँ भी बार्गेनिंग कर रहे होंगे अपनी पार्टी में भी, और इसी तरह चिराग पासवान ने तो अपने इशारों में बता ही दिया है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे और वो लगातार उनके साथ प्रचार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ऑलरेडी अलायंस, आरजेडी जेडीयू के अलायंस में बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मुझे उनको पार्टनर की जरूरत नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि 6, 7, 8 पार्टनर हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, हम हैं, तो वहां से और लोग भी निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि मांझी हो या और लोग भी हैं। क्योंकि वो अभी देखिए, आपको ये समझना होगा कि सिर्फ अलायंस बना लेने से बात नहीं बनने वाली। बिहार में नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता थी एक वक्त, वो अब नीचे गिर रही है और वो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक करेक्शन नहीं करेंगे। अगर कोई गलती है, अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे, राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर हम अपनी गलतियों को या अपने फीडबैक को डिनायल मोड में मान के चलेंगे, शत्रुमुर्ग की तरह रेत के अंदर अगर अपना सिर घुसा देंगे और तूफान निकल जाने का इंतजार करेंगे तो तूफान नहीं निकलेगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप नीतीश अब वो लोकप्रिय नहीं रहे। मुझे आश्चर्य होता था कि 2015 के पहले जब मैं जाता था और 2015 के नीतीश, बीजेपी का वोटर भी, कोर वोटर भी, जो वो वोट देता था बीजेपी को या जेडीयू को, तो वो गाली देके देता था नीतीश जी को कि अरे यार, इससे तो मतलब इन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो ये समझ के वोट दे रहा था। तो ये उनकी लोकप्रियता लगातार गिरी है और ये बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी अंग्रेजी में एक कहावत है। बीजेपी के लिए, जिसके पास नेतृत्व विहीन है बीजेपी, जिसके पास कोई लालू और नीतीश के कद का कोई नेता नहीं है, तो उसके लिए ये मौका भी है। अगर वो नीतीश से पार पा गई और उनके वोटरों को लुभा पाई, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है।
दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए ये बताना साबित करना होगा कि वो नीतीश एसेट है या वो लाइबिलिटी के रूप में आ रहे हैं। तो ये तय करना तेजस्वी को है। मुझे लगता है कि आरजेडी और लालू और तेजस्वी जो है इतने मुझे मतलब इतने अच्छे राजनीतिज्ञ तो होंगे ही कि इस बार चाचा के दाव चलने से पहले वो अपना दाव चलेंगे और वो नीतीश जी को मतलब मौका नहीं देंगे कि फिर से एक बार वो अपना बिहार की राजनीति में भूचाल ला पाए या कुछ नया कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अमिताभ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, अगर रमेश तिवारी जी की हम बात करें तो उन्होंने साफ किया कि मुकेश सहनी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है 9,000 के आसपास वोट मुकेश सहनी लाने में कामयाब रहे? बेशक उन्होंने पैसा ज्यादा खर्च किया हो, लेकिन फिर भी 9,000 वोट बिहार की सियासत में मायने रखते हैं, जहां जीत हार का अंतर जो है 3,500 वोट का रहा। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सुकन्या जी, मैं ये मानता हूं कि मुकेश सहनी की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, दोनों तरफ बढ़ेगी। इसलिए कि अगर मुकेश सहनी का फैक्टर नहीं होता यहाँ के चुनाव में, तो जैसे पिछली बार 2015 का रिजल्ट था, उस तरीके से 11, 12, 15, 20 हजार की मार्जिन से जीत हार निर्धारित होता है यहाँ। उसको कम करने में जरूर मुकेश सहनी ने भूमिका निभाई है। ठीक है, बीजेपी चुनाव जीत गई है, लेकिन इस बात का एहसास बीजेपी को भी होगा कि ये जो 9, 9,500 वोट मुकेश सहनी के कैंडिडेट ने पाया है, वो वोट किसका था? वो वोट उनका था। तो अगली बार ये 9.5 अगर बढ़ के 15 हो जाए तो बीजेपी उसका इंतजार तो करेगी नहीं, वो चाहेगी कि उसको ठीक करें। और उधर आरजेडी को भी लगेगा कि भाई मुकेश सहनी को जो काम करना था, मुकेश सहनी ने अपने हिस्से का काम कर दिया। ये तो नीतीश कुमार की अकर्मण्यता थी, उनकी पार्टी की अकर्मण्यता थी कि वो अपना वोट नहीं संभाल पाए। उनकी वजह से वहां महागठबंधन के कैंडिडेट की हार हुई या नीतीश के कैंडिडेट की हार हुई है। इस मुकेश सहनी ने अपना काम किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी दोनों ही तरफ बढ़ने वाली है। दूसरी बात जो अभी तिवारी जी कह रहे थे एक्सेप्टेंस का, ये बड़ी बात है। दरअसल राजनीति में जल्दी एक्सेप्टेंस लोग करते नहीं है। अब आप देखिए कुरहनी के चुनाव में और पीछे बोचहा में जाइए, भूमिहार मतदाता नाराज थे। बोचहा में गिरिराज सिंह, रजनीश कुमार और पता नहीं कौन कौन बीजेपी के भूमिहार नेता है, सब घूम रहे थे। जिस जिस बूथ पर गए हड़वा के चले आए। सुरेश शर्मा घर में बैठे हुए थे। इस बार सुरेश शर्मा गली गली घूम रहे थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर के लोग बात व्यवहार भी उनका बेहतर है। तो इस बार आप देखिए कि भूमिहार वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा। बहुत कम हिस्सा, मुश्किल से 5-7% हिस्सा नीलाब के पास गया, वो भी नए उम्र के जो लड़के थे वो गए, बाकी सारा का सारा यहाँ रहा। तो ये एक्सेप्टेंस कि कोई वोट तबका आपसे नाराज है, तो उसके नाराज होने का भी आपकी सेहत पर असर होता है और उसके साथ आने का भी असर होता है। तो ये एक्सेप्टेंस बीजेपी के भीतर भी बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस दोनों जगह होना चाहिए। और बाकी तेजस्वी के लिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव तेजस्वी के लिए हारने जैसा कुछ था नहीं। तेजस्वी ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है। ये चुनाव केवल और केवल नीतीश कुमार की हार है। यहाँ उनका जो गिरता हुआ ग्राफ है उस पर एक और मुहर है। और ये नीतीश कुमार के लिए सबक है कि जिस तरीके की नीति वो बिहार में लेकर आए हैं, जिस तरीके का इग्नोरेंस है। तेजस्वी ने कहा 1 लाख, उन्होंने कहा 10 लाख। तेजस्वी कहेंगे 10 तो कर देंगे 20 लाख। रोजगार बांट रहे थे। आपने देखा ना, आप ही के डिबेट में सुकन्या जी, लोगों ने लिखा है कि 3200 से ज्यादा वोट हमने नोटा को दिया है और हम टीटी के अभ्यर्थी हैं। अगर हमारा नहीं आएगा, अगर नियुक्ति हमारी नहीं होगी तो आगे भी हम इनको दिखाएंगे इकट्ठा होकर के। तो ये किसकी विफलता है? ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विफलता है। जो भी नाराजगी है, जो भी एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे उधर की हो या इधर की हो, वो सब नीतीश के मत्थे है। और लोग वाकई बिहार के उनसे परेशान हैं, उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से, उनकी राजनीति से। और उसी पर ये मुहर है कुरहनी का चुनाव। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम रमेश तिवारी जी, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि हम बार्गेनिंग पावर की बात करें तो इसमें चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर की अगर हम बात करें तो कितनी सीटों पर बार्गेन करते हुए आगे 24 की लोकसभा और विधानसभा में वो दिखाई देंगे? क्या कुछ चिराग फैक्टर भी इन नतीजों में आपको दिखाई दे रहा है? बताइए। देखिए, जब मुझे याद है कि जब बिल्कुल दिख रहा है चिराग पासवान फैक्टर है और चिराग इस चुनाव में बड़े फैक्टर थे। आखिरी दिन, एक दिन पहले वो उस इलाके में घूमे भी। एक दिन मतलब जब आखिरी दिन चुनाव का जो कैंपेन था उसके एक दिन पहले वो उस इलाके में गए थे, अपना प्रचार करने भी गए थे। ठीक ठाक भीड़ भी जुटाई थी उन्होंने। और उसके बाद जो है दलित वोटों का कुछ जो भी झुकाव रहा होगा वो चिराग पासवान के जाने से कुछ तो वो कामयाब हुए होंगे, कुछ हवा और फिजा बदलने में। तो एक तो वो है फैक्टर। दूसरा ये फैक्टर है कि चिराग पासवान, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अल्टीमेटली
बीजेपी के साथ ही जाना होता है, उन्होंने रास्ता तो तय कर ही लिया है। बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ेगी। फिर से वो रामविलास जी जब जिंदा थे, मुझे याद है, तो 7 या 8 लोकसभा चुनाव की सीटें मिलती थी उनको, जहां तक मुझे याद है। जी तो वो उतनी संख्या में उनको सीटें मिले ना मिले, वो विनेबिलिटी की बात है। जीतने की शक्ति जो विनेबल कैंडिडेट होगा उसको ही पार्टी बीजेपी देगी, या फिर बीजेपी अब वो तय करेगी। लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर में इजाफा हुआ है और वो वापस एनडीए में आएंगे। वो फॉर्मली एनडीए में मुझे लगता है कुछ दिनों में, आने वाले वक्त में, लोकसभा चुनाव के बहुत पहले ही पार्टी उनको ज्वाइन करवा देगी बीजेपी। जेडीयू का एक बड़ा तबका जो नाराज है विलय से, मुझे लगता है कि राजनीति उस तरफ बिहार की जा रही है कि जेडीयू का, हम ये ना समझें कि जेडीयू पूरी की पूरी आरजेडी के साथ विलय हो जाएगी। ये हमारी समझना थोड़ा, मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी होगी और थोड़ी सी समझ हमारी नासमझी होगी। मुझे लगता है कि जब ये आरजेडी और जेडीयू जब विलय होगा तो जेडीयू का बड़ा तबका, मुझे लगता है कि 50-60% अब उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कितनी संख्या होगी। मुझे लगता है एक बड़ा तबका आरजेडी से टूट के, जेडीयू से टूट के जेडीयू के से बीजेपी में जाएगा। खासकर सवर्ण जो राजनीतिज्ञ हैं और जो अदर देन यादव जो ओबीसी हैं, जो वहां राजनीति करते हैं, वो अपने कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जेडीयू से टूट के वो आरजेडी में जाने की बजाय वो बीजेपी अलायंस में जुड़ेंगे। वो एक बड़ा तबका होगा, वो शिफ्ट होगा। रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस जिसे कहते हैं हम लोग, अब अपने अपने जो शहमात और घोड़े हैं और जो अपने प्यादे हैं, उन सबको अलग से वो किया जाएगा, एक बार बिछाया जाएगा शतरंज की बिसात पे। उसमें ये लोकसभा इलेक्शन के पहले दोनों तरफ से अपने अपने गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। उनके पास ऑलरेडी बैगेज बड़ा है, आरजेडी अलायंस के पास कांग्रेस भी है, लेफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट साथ में चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो उनको वो अगर 1 सीट और 2 सीट एक सीट पे देंगे तो वो थोड़ा उनकी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि अभी अलायंस जब टेबल पे आएगा लोकसभा के पहले तो सबकी डिमांड ज्यादा होगी। आरजेडी कितनों को एकोमोडेट कर पाएंगे, आरजेडी तेजस्वी, चूंकि लालू उस वक्त किस पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि लालू का डे टू डे फंक्शनिंग में मुझे लगता है अब दखल है, अब तेजस्वी बहुत सारी चीजें तय करते हैं। तो उस तय पे, उस लेवल पे इनके पास बैगेज बहुत ज्यादा है, इनके पास अलायंस बहुत पहले से ही है। नए अलायंस की खोज बीजेपी को है, क्योंकि वो ये चाहती है कि छोटे छोटे दलों का उनका फंक्शनिंग, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी यही है। वो ये मानते हैं कि छोटे छोटे जातियों के समूह को जोड़ के हम ओबीसी के एक बड़े समूह से जोड़ें, और हमारा जो ओबीसी है और जो सवर्ण अलायंस है, जो वोटों का जो गणित है उसके हिसाब से फिर लोकसभा और फिर मोदी फैक्टर। तो लोकसभा के लिए तो ये बिसात बिछेगी। उपेंद्र कुशवाहा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होंगे, वो किस तरफ जाते हैं, वो भी बार्गेनिंग के लिए तैयार है, इधर भी और उधर भी, क्योंकि उनको नहीं लग रहा कि वो बहुत खुश है जेडीयू में। आज के ट्वीट से तो उनको यही लग रहा है। दूसरा ये है कि बहुत सारे राजनीतिज्ञ अपना पर्सनल वो भी देखेंगे इन्वेस्टमेंट, कि हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, उसके हिसाब से भी अलायंस तय करेंगे। तो ये बड़ा अभी इधर उधर होगा लोकसभा के पास, लेकिन कमोबेश ये होगा कि आरजेडी एक बहुत स्ट्रांग फोर्स के रूप में उभरने वाली है और बीजेपी, ये दो मुझे लगता है कि फैक्टर रहेंगे आने वाली राजनीति में बिहार के। और बिल्कुल, तो चलिए अमिताभ भूषण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, अगर हम बात करें नोटा के वोटों की, आपने भी जिक्र किया, हमने भी जिक्र किया, और जब मैं बिहार तक के कमेंट सेक्शन में जा रही हूँ तो लगातार यही जो 7वें चरण के बहाली वाले अभ्यर्थी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अपनी सभा में कुर्सी चलवाएंगे अभ्यर्थियों पर, रोजगार नहीं देंगे और जानबूझकर नौकरियों को अटकाएंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव तक खींचकर लेकर जाएंगे कि चुनावों में फायदा लिया जाए, उनका यही हश्र होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर नाराजगी है, क्योंकि रोजगार को लेकर बड़ी बात जो है नीतीश कुमार ने भी कही, तेजस्वी ने भी कही, और मिला अभ्यर्थियों को कुछ नहीं। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, रोजगार को लेकर नाराजगी तो है ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। साथ ही जो नीतीश कुमार का ये वाला टेन्योर है जिसमें कुछ हिस्सा वो बीजेपी के साथ बिताते हैं और बाकी के हिस्से के लिए वो आरजेडी में आते हैं, इस हिस्से को लेकर खास तौर पर नाराजगी है, क्योंकि बिहार की जनता ने मैंडेट उनको दिया नहीं था, और उनको नहीं दिया था उसकी वजह ये थी उनसे मैंडेट छीन लिया था, क्योंकि बिहार की जनता को ये लगा कि नीतीश कुमार अब ठूठ हो गए हैं, अब उनके तले बिहार को कोई छांव नहीं मिल सकता है। उस स्थिति में जबरदस्ती बीजेपी ने उनको नेतृत्व थमा दिया। बीजेपी को लगा था कि ये भाग जाएंगे और फिर उसके बाद भी वो पहुंच गए उस तरफ।
तो है क्या कि इधर आप नीतीश कुमार का देखेंगे तो ठहराव है बिल्कुल, और उनकी राजनीति बड़ी अजीब किस्म की हो गई है। पहले तो बिहार के गली गली में दारू का दरिया बहा दिए, और उसके बाद समाज सुधारक बन के लगे बंद करने, और दारू का होम डिलीवरी पूरे बिहार में हो गया। अपराध की घटनाएं बढ़ गई, शिक्षा का वैसे ही सत्यानाश हो गया। तो तमाम जो व्यवस्था थी जब वो चरमराई तो उसका सारा का सारा दोष नीतीश कुमार के ऊपर। अगर नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, दोबारा से फिर वो मंडल मंडल करना शुरू किए, जातिगत आरक्षण होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। आपको ध्यान होगा सुकन्या जी, बिहार में एक बिहार राज्य सवर्ण आयोग बना था जिसने सवर्णों की अध्ययन किया था। उसकी एक प्राइमरी रिपोर्ट आई और पूरी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई, बाद में वो आयोग भी समाप्त हो। तो नीतीश कुमार के चेहरे से जो तिवारी जी कह रहे थे, मैं थोड़ी असहमति है। मुझे लगता है कि जदयू के विलय होने के बाद या जदयू के टूट होने के बाद एक बड़ा चंक जो है वो, अगर कांग्रेस रिवाइव करेगी तो अपर कास्ट पॉलिटिशियन का एक बड़ा चंक उस तरफ जाएगा। अगर कांग्रेस रिवाइव नहीं भी करती है तो वो एक नया विकल्प तलाशेगा, क्योंकि नीतीश के चेहरे से, उनकी राजनीति से लोग बड़े थके हुए हैं, उबे हुए हैं। तो उस लिहाज से लगता है कि उसकी वजह से आप देखेंगे पिछले एमएलसी चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो हार्डकोर भूमिहार वोटर आरजेडी विरोधी थे, उन लोगों ने आरजेडी के सिंबल पर खड़े हुए भूमिहार कैंडिडेट को चुनाव जिताया, वो आरजेडी को वोट कर गए। तो तेजस्वी के दौर में हो सकता है कि अपर कास्ट पॉलिटिक्स का नजरिया भी बदल जाए, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, भले अवसरवादी राजनीति हो, लेकिन इस वक्त जो तेजस्वी की राजनीति है वो उदार माना राजनीति है, जिसमें वो A to Z की बात करते हैं, उस दिशा में बढ़ते हुए दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपर कास्ट राजनीति भी करवट लेगा, और कहीं ना कहीं तेजस्वी की वजह से ही चर्चा के केंद्र में, बिहार की राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण भूमिहारों की राजनीति आई है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा कारण होके निकलेगा। जी बिल्कुल। रमेश जी, जैसा कि मैंने अमिताभ सर को भी बताया कि 4,500 के आसपास वोट जो है नोटा को पड़े, और हमारे कमेंट सेक्शन में लगातार बीपीएससी को लेकर नाराजगी है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नाराजगी है, और लोग सीधा कह रहे हैं, सभा में जब नीतीश और तेजस्वी की सभा हो रही थी, वहां पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे 3.5 साल से, वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जब अपनी बात रहते हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो लोग लिख रहे हैं कि नीतीश जी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हमने सारे वोट नोटा को दिए हैं, ना आपको ना बीजेपी को, क्योंकि अगर बीजेपी को देंगे तो आप हमें बीजेपी का एजेंट कहिएगा। तो रोजगार को लेकर एक बड़ी नाराजगी कम से कम कमेंट सेक्शन के जरिए तो दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आप ये देखिए ना कि कैंपेन, तेजस्वी का सारा कैंपेन ही नौकरी और रोजगार को लेकर था। अब पहले तो वो जब थे तो वो बोलते थे कि पहले ही आदेश में, सरकारी आदेश में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था, जो कि मुझे लगता है तुगलकी फरमान टाइप का था, क्योंकि कोई भी 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार में देने की स्थिति में नहीं है। आप नौकरी की बात कह ले, रोजगार की बात कह ले, समझ में आता है। नौकरी और रोजगार में अंतर है, सरकारी नौकरी और रोजगार में अंतर है, क्योंकि आप नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाद में उसको बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से करेक्ट भी किया कि 20 लाख हम रोजगार के अवसर बनाएंगे। तो वो एक बड़ा इशू है, और वो मुद्दा इसलिए है कि वो पुरानी भर्तियों को, उसमें एक और इशू भी है जो बीजेपी उठा रही है कि ये सारी भर्तियां जो है वो पुरानी हो चुकी है, उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो रिसाइकिल किया जा रहा है। तो एक वो मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और चूंकि इसको तेजस्वी ने ही बहुत जोर जोर से उठाया तो वो अब है और अब वो रहेगा। दूसरी बात ये कि तेजस्वी और नीतीश, अभी तो सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि आरजेडी के जब गठबंधन नया नया हुआ तो कई लोगों के बयान आए, आप याद करिए, तो उसमें क्या है कि शिवानंद तिवारी थे या और लोग थे, उन्होंने बोला कि नीतीश जी को रिटायर कर देना चाहिए और तेजस्वी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। अब नीतीश जी को वानप्रस्थ आश्रम कूच कर जाना चाहिए, और आश्रम जो उन्होंने, जिसके वो जिक्र बार बार कर रहे थे, तो वो चर्चा अब फिर से एक बार गर्म होगी। जिन को हाशिए पे ढकेला गया है आरजेडी में, वो मुखर होंगे वो स्वर, और जो जेडीयू का एक जो तबका है जो नाराज बैठा होगा विलय की बातों से, वो भी अपने लिए राजनीतिक भविष्य तलाशेगा। और इधर आरजेडी के वाले भी खेमे में कुछ नाराजगी है जेडीयू को लेके, विलय को लेके, तो वो चीजें उठेंगी। लेकिन ये है कि अलायंस एक बार फिर से, जो बिहार की जो राजनीति है वो करवट लेगी, और अलायंस पार्टनर एक दूसरे की तरफ जाएंगे, वो आने वाले वक्त में हमें देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमेश तिवारी जी, अभी अगर हम देखें बिहार की सियासत में तो कुछ इंडिपेंडेंट खिलाड़ी हैं,
कुछ खिलाड़ियों के नामों का जिक्र करती हूँ। मुकेश सहनी इंडिपेंडेंट है, अगर हम बात करें तो पप्पू यादव भी है, इसके अलावा प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हो सकते हैं 24 की लोकसभा और आगे चलकर विधानसभा चुनाव में। तो ये सब जो सिंगल खिलाड़ी हैं, जो परेशान है, कहीं जगह नहीं मिल रही, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि पप्पू यादव बहुत ही अच्छे सांसद हैं, एक बैकग्राउंड उनका रहा है, उसको छोड़ दिया जाए तो उनका एक जमीनी राजनेता के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन अगर अकेले चुनाव में जाते हैं तो कुछ खास उखाड़ नहीं पाते। वही हाल मुकेश सहनी का भी है। चिराग पासवान को भी तय करना होगा कि आगे चलकर उनको क्या करना है, फाइनल ऑफिशियली कब एनडीए का पार्ट बनना है। और इसके अलावा प्रशांत किशोर भी जो अपनी पदयात्रा है उसमें वो लगातार हमलावर नीतीश और लालू पर है, बीजेपी पर अटैक करते हुए नहीं दिखते हैं। तो क्या लग रहा है, ये सब फैक्टर का क्या कुछ रोल होगा आगे चलकर? नहीं, बिल्कुल होगा, और आपकी बात बिल्कुल सही है। पीके एक फैक्टर है, लेकिन उसमें क्या है कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो किसी से अलायंस करने के मूड में बातचीत नहीं करेंगे, वो अपनी ताकत स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। और अगर वो अलायंस के बातचीत शुरू भी होगा या सोच भी रहे होंगे तो 2024 जब नजदीक आएगा तो उसके 4-6 महीने पहले वो बातचीत होगी। अभी तो वो चाह रहे हैं कि उनका कोई स्ट्रक्चर बन जाए, बिहार में पहचान बन जाए, लोगों को बता सके, लोगों के बीच जा सके, लोगों को अपनी एक्सेप्टेंस बता सके और नेशनल कोई कैपेबिलिटी बढ़ा सके। तो उसमें क्या है कि प्रशांत किशोर कितना कामयाब होते हैं वो देखने की बात है। बाकी और छोटे छोटे जो दल है वो हम क्या कह रहे हैं, मांझी क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, उनको क्या लगता है भविष्य। मुकेश सहनी है ही, उपेंद्र कुशवाहा है, हमने बाकी पार्टनर्स की बात कर ली। तो ये छोटे छोटे जो दल है वो जरूर चाहेंगे कि उनको किसी ना किसी अलायंस से कोई उनकी बार्गेनिंग हो जाए, कोई उनका अलायंस पार्टनर बन जाए, ताकि उनकी, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि अभी बहुत सारे दल अपनी जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ हमला कर रहे हैं, वो नीतीश को हमला करते हैं, लालू पे हमला करते हैं, मोदी पे हमला करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि इन हमलावर से वो बिहार की जनता को जोड़ सके अपने प्रति, की ये भी बता सके कि बाकी राज्य विकास कर रहे हैं, बिहार उस गति से विकास नहीं कर रहा है, जो कि एक फैक्ट है। जो कि जीडीपी के लेवल पे हो, पर कैपिटा इनकम पे लेके देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, एडुकेशन देख लीजिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या और भी चीजें हो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी यार्डस्टिक हैं उसमें बिहार उस तरह गति से नहीं बढ़ पा रहा है जो कि बाकी राज्य बढ़ रहे हैं। हम बड़े होंगे, लेकिन पहले के जो नीतीश के कार्यकाल में जो जितनी तेज गति से हमने विकास किया था, वो अब विकास की गति भी थम गई है। और हमेशा ब्लेम गेम, देखिए दिक्कत क्या होता है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ कि अब जब उनकी बीजेपी से नहीं बन रही है तो हमें वो फंड का रोना रोएंगे। पहले बीजेपी से बन रही थी तो क्या फंड आ रहा था, तो क्या विकास बहुत तेजी से हो रहा था, क्या एडुकेशन की जो शिक्षा की व्यवस्था थी क्या ठीक हो गई थी, जो चरमराई हुई थी। सेशन सबसे ज्यादा सेशन लेट है बिहार में, 3 साल में कोई ग्रेजुएट नहीं हो पाता है वहां। तो ये लेवल, तो ये जो सोच है इस पे हमें देखना होगा। और इस पे अब गवर्नेंस पे उनका ध्यान भी नहीं है, फोकस भी नहीं है। अब वो सियासत, पॉलिटिक्स और उस पे ज्यादा उनका जोर है। और लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई हो, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा अब उनके लिए नहीं लगता। अब मतलब वो उस पर बयान नहीं देते, या उन नहीं आती बात की हमने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, हमने अधिकारियों से अकाउंटेबिलिटी मांगी, या तो वो अब जो पहले वाले गवर्नेंस वाली भी बात नीतीश में नहीं दिखती है। और शराबबंदी के बाद तो मुझे लगता है कि वो काफी अपनी छवि के पीछे पीछे भागने वाले राजनेता हो गए हैं। अब वो उनकी ना छवि पहले वाली रही और ना वो हनक रह गई। पहले शासन की जो हनक होती है, जो शासन उस तरह से काम करता है, वो अब नहीं है। बिल्कुल। रमेश तिवारी जी, आखिरी सवाल आपसे कि शराबबंदी को लेकर भी अब सवाल और मुखर होकर उठने वाले हैं। सुबह बयान आया था अजीत शर्मा का, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है। उन्होंने कहा कि नीतीश की शराबबंदी का कुछ खास फायदा नहीं है, इसको रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि कहने को तो एक और तो शराबबंदी करके राजस्व का नुकसान आप उठा रहे हैं, लेकिन घर घर शराब बिक भी रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी राज्य सरकार का है और जनता के पास शराब भी दुगने तिगुने दाम में पहुंच रहा है। तो कांग्रेस की सियासत भी अब हो सकता है कि यहाँ से बदले, महागठबंधन से अलग हटकर कुछ और अपनी सियासत कांग्रेस देखी, क्योंकि महागठबंधन में अगर ग्लू कहें हम आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, तो नीतीश कुमार 2015 में ग्लू का काम करते थे। और अगर कांग्रेस नीतीश पर ही ज्यादा टारगेट करेगी तो फिर वो ग्लू कहीं ना कहीं कमजोर होगा और हो सकता है कि कांग्रेस भी अपना कुछ और भविष्य बिहार में देखे। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मुझे कांग्रेस का जो आप बता रही है वो कांग्रेस का तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस चाहेगी कि लालू या नीतीश के इर्द गिर्द रहे। अगर लालू नीतीश साथ रहे तो, क्योंकि ये राजनीति में ये बताना भी बड़ा मुश्किल है कौन किसके साथ रहेगा ना।
ये बड़ा प्रेडिक्ट करना और ये बताना कि नीतीश रहेंगे ही रहेंगे तेजस्वी या आरजेडी के साथ, ये भी एक बड़ी बात होगी। तो अगर नीतीश और लालू साथ रहे, जो हम वो बता रहे हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ नहीं, अब जितने भी यू टर्न थे वो हो गए, खत्म हो गए, अब मेरे पास कोई फोन इन और कोई लाइफलाइन है नहीं उनके पास, अगर नीतीश जी की बात मान ली जाए, तो नीतीश जी अब अगर यू टर्न नहीं भी लेते हैं तो भी कांग्रेस उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी के हराने में या नेशनल एक अलायंस बनाने में वो सफल होंगे और लालू और नीतीश एक ताकत है। तो इसीलिए कांग्रेस, मुझे लगता है लेफ्ट पे मुझे शक है, डाउट है कि लेफ्ट क्या इसी तरह इन लोग के साथ रहेंगी लेफ्ट पार्टियां, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज 2020 में तेजस्वी के साथ आई और तेजस्वी ने जोड़ा, फिर वो बाद में अब नीतीश ने जब वो पाला बदला तो अब भी उनके साथ हैं, लेकिन लेफ्ट मुझे बहुत ज्यादा वक्त तक दिखता नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट को देने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं। लोकसभा में, विधानसभा की बात तो आगे होगी, पहले तो लोकसभा इलेक्शन है, तो मुझे लगता है लेफ्ट और कांग्रेस इनके साथ रहेगी कमोबेश, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे कुंडली के नतीजों पर, और नतीजों से साफ है कि नीतीश के लिए चिंतन का समय जो है वो शुरू हो गया है। हमारे तमाम लाइव दर्शकों का ये डिबेट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।